नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट था कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का वीडियो लेकर आइए, तो आज मैं लेकर आया हूं महा मैराथन वीडियो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। ये 2 पार्ट में आएगा। प्लेटफॉर्म बुक में जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है सभी को सम्मिलित किया गया है। ट्रेड में सिर्फ पास होना है, तो आप एक बार वीडियो को जरूर देखिए, काफी फायदा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर विद्युत का आधारभूत ज्ञान यानी बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि ओम का नियम लागू किया जाता है। ओम का नियम लागू किया जाता है तो ट्रांसफार्मर में, जीन डायोड पे, दृष्टिकारी पर, ये तीनों पर किसी में आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रतिरोध पे। कहां हो जाएगा? प्रतिरोध पे लागू किया जा सकता है। निम्नलिखित प्रतीक क्या दर्शाता है? क्या है निम्नलिखित प्रतीक? क्या दर्शाता है? तो ध्रुवित संधारित, प्रतिरोध, संधारित, बैटरी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवित संधारित, यानी एक यहां पर देखिए पोलैरिटी दिया हुआ है तो ध्रुवित संधारित। चालकता को खाली स्थान के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध के। चालकता को प्रतिरोध के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। 230 वोल्ट विद्युत स्रोत पर 10 एम्पियर धारा लेने वाले विद्युत हीटर की इनपुट शक्ति क्या होगा? यानी P बराबर जो होता है V इंटू आई होता है। V कितना है? 230, I कितना है? 10 है, यानी हो जाएगा 2300 वाट। क्या हो जाएगा? 2300 वाट। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C हो जाएगा। 3 समान बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और ये तीनों कुल जो है m शक्ति व्यय करते हैं। यदि बल्बों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो व्यय शक्ति कितना होगा? तो जितना बल्ब होगा उसका स्क्वायर के m हो जाएगा। 3 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी 3 तिया 9 m हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C हो जाएगा। पांचवा का कितना हो जाएगा? C हो जाएगा। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम वाले 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना है समानांतर क्रम में? तो 1/Rp बराबर जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये समानांतर क्रम में। अगर हम सीरीज में रहता तो RS बराबर जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो हमें कह क्या रहा है? समानांतर क्रम में। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 एलसीएम हो जाएगा। ये 3 प्लस 2 प्लस है 3 2 5 1 6, 6/6 1 हो जाएगा। यानी आरपी बराबर जो हमारा आएगा वो 1 ओम के बराबर होगा। आंसर जो हमारा छठा के हो ए हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न है, इलेक्ट्रोमोटिव बल की एसआई इकाई क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव बल EMF, यानी इसका जो हो जाएगा ऐसा इकाई वोल्ट होगा। प्रकाश का रंग निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है प्रकाश की गति पे और तरंग दैर्ध्य पे, यानी A और B जो है वो दोनों हो जाएगा। क्या है? दोनों हो जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव बल्ब E या EMF है। प्रदान की गई ऊर्जा जो सेल प्रति कूलम के प्रभार के माध्यम से गुजरती है, इसे खाली स्थान में मापा जाता है, वोल्ट्स में मापा जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव बल का क्या है? वोल्ट्स में मापा जाता है। 9 के जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक श्रृंखला लैप परिपथ में प्रत्येक बल्ब 2 वोल्ट के लिए निर्धारित है। 110 वोल्ट AC लाइन पर चलने के लिए श्रृंखला में खाली स्थान बल्ब की संख्या को जोड़ा जाए। तो 110 वोल्ट है और एक जो बल्ब है वो 2 वोल्ट के, तो कितना जोड़ा जाएगा? 110/2 कर दीजिए 55। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक 10 ओम के प्रतिरोध को एक 100 वोल्ट DC स्रोत से जोड़ा गया है। इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? तो V बराबर फॉर्मूला जानते हैं IR। I बराबर हो जाएगा V/R। V कितना दिया हुआ है? 100, R कितना दिया हुआ है? 10 हो जाएगा यहाँ पर 10 एम्पियर। आंसर जो हमारा हो जाएगा 11 के C हो जाएगा। 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न पावर कितनी होगी? तो V बराबर P बराबर जो होता है वो V इंटू आई होता है। क्या है? V इंटू आई होता है। और V बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, V बराबर तो है IR, तो IR इंटू आई, यानी I स्क्वायर R हो जाएगा। I का मान कितना है? 10, 10 का स्क्वायर, R का मान कितना है? 10, यानी 100 गुना 10 कितना हो जाएगा? 1000, 1000 वाट। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो D हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बैटरी 20 ओम प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। यदि 0.7 ओम की धारा उत्पन्न की जानी है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना होगा? V बराबर फॉर्मूला हमारा जो होता है IR होता है। अब 0.75 की धारा है, 20 ओम की बैटरी है,
तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 7 दूनी 14, 1 15 और ये 0 और 2 0 दे दे तो 15 वोल्ट। आंसर जो हमारा हो जाएगा 13 के डी होगा। जिस परिपथ में प्रतिरोध के सिरों को इस तरह जोड़ा जाता है कि धारा प्रवाह सिर्फ एक मार्ग से उपलब्ध हो, उस परिपथ को क्या कहते हैं? और उसे कहते हैं श्रेणी परिपथ। क्या है? श्रेणी परिपथ। इस तरह के है, इसमें जो धारा है यहाँ पर अगर आई दिए हैं तो यहाँ भी आई मिलेगा और यहाँ भी आई मिलेगा, लेकिन यही अगर समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, क्या है, समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, तो हम अगर यहाँ पर आई देंगे तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, ये I3 होगा, 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो ये जो हुआ है ये पैरेलल है। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये सीरीज है। द्विष्ट धारा, द्विष्ट धारा के मामले में क्या है, तो धारा का परिमाण एवं दिशा जो है वो स्थिर रहता है। क्या है? स्थिर रहता है। 10 एम्पियर की भारित धारा वाले किसी स्थापना में क्षरण धारा, लीकेज करंट खाली स्थान से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ए होगा। प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति खाली स्थान होने वाला परिवर्तन होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होने वाले परिवर्तन होता है। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई यानी अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इकाई है विशिष्ट प्रतिरोध का, और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। क्या है? ओम मीटर हो जाएगा। कार्बन प्रतिरोध में कार्बन प्रतिरोध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह होता है, क्या होता है, अधात्विक और आदर्श पदार्थ होता है। अधात्विक और आदर्श पदार्थ होता है। तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को खाली स्थान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्रतिरोध का तापमान गुणांक। तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को प्रतिरोध का तापमान गुणांक कहा जाता है। ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध खाली स्थान कहलाते हैं, और इसका आंसर होगा कार्बन प्रतिरोध। क्या है? कार्बन प्रतिरोध। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन जो है आदर्श सामग्री है इनमें से। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होता है? विद्युत धारा जो है किसके अनुक्रमानुपाती होता है? और इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज का। क्या है? वोल्टेज का जो है अनुक्रमानुपाती होता है। बी बराबर जो होता है आई आर होता है। अगर आर को कांस्टेंट करेंगे तो बी प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ता है, तो विद्युत प्रवाह का यह मार्ग खाली स्थान कहा जाता है। अब देख कह रहा है कि अगर मान लिया कि एक प्रतिरोध है, इसका टर्मिनल पहला है और इसका दूसरा है। अब कह रहा है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल और दूसरे प्रतिरोध, कोई और एक प्रतिरोध है, इसका पहला टर्मिनल है, ये दूसरा है, और दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ता है, यानी ये दोनों जुड़ता है। हमारा ये कैसा हो जाएगा? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, श्रृंखला संयोजन हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए। विद्युत आवेश की इकाई है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलाम्ब है। क्या है? कूलाम्ब है। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए। दिए गए सर्किट में केवीएल का उपयोग करके आर का मान ज्ञात करना है। अगर आप इस तरह के देखिएगा तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर अगर मान लिया कि हमारा करंट क्या हो जा रहा है, आई जा रहा है, इन दोनों के बीच जो वोल्टेज मान ले कि यहाँ पर ये वोल्टेज है 50 वोल्ट का, तो 50 माइनस 5 आई, आई जो इक्वल टू 2 वोल्ट है, तो यानी हमें क्या करना है, 2 वोल्ट यहाँ पर दे देना। 3 के पास भी 2 वोल्ट क्योंकि सब सीरीज में है, माइनस 3 गुना 2 माइनस 4 गुना 2 माइनस 7 गुना 2 और ये माइनस आर गुना 2 होगा इक्वल टू 0, यानी ये 50 बराबर माइनस वाला सब कुछ इधर ले आइए, 10 हो जाएगा प्लस 6 प्लस 8 प्लस 14 और प्लस 2r। क्या है? 2r। तो 10 6 16 24 और 24 और 14 38 प्लस 2r, यानी 38 प्लस 2r। 2r बराबर ये 38 इधर चला जाएगा तो ये 12 आ जाएगा। क्या है? 12, और r बराबर हो जाएगा 12/2 यानी 6 ओम। आंसर जो हमारा 26 के हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या? 6 ओम हो जाएगा। किसी वस्तु का पारावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, कैसा होता है? 1 से अधिक होता है। क्या है? 1 से अधिक होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वस्तु का पारावैद्युत स्थिरांक हमेशा जो है 1 से अधिक होता है। 2 तारों का प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होने पर 25 ओम और समानांतर में जुड़े होने पर 6 ओम है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध होगा, यानी R1 प्लस R2 जो है वो 25 ओम है।
अगर है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 बराबर कितना है 6 ओम है, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो R1 इंटू R2 बराबर हो जाएगा 6 गुना R1 प्लस R2 कितना है, ये 25 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा इधर ये वाला, तो 6 गुना 25 कितना हो गया 150 हो गया। अब हमारे पास ये दूसरा इक्वेशन ही पहला R1 प्लस R2 25 होना चाहिए, R1 इंटू R2 150 होना चाहिए। तो जब इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास 15 10 25 आ रहा है, अब 15 गुना 10 करेंगे तो 150 भी आ रहा है, हमारा डी सही बैठ रहा है। एक दिए गए आकार के चालक के लिए तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता लगभग खाली स्थान होगी, वो 60% होगी, क्या है 60%। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत शक्ति की एक इकाई है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाट, जो है विद्युत शक्ति की इकाई है। यदि दो समान आवेशों की दूरी दुगनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल खाली स्थान गुना कर जाता है, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले लगने वाला बल जो है 2 गुना और ये घट जाता है, क्या है घट जाता है। दो समान आवेशों की दूरी अगर दुगनी हो जाएगा तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है वो 2 गुना घट जाएगा, क्या है 2 गुना घट जाएगा। बल जो होता है F बराबर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, क्या है R स्क्वायर होता है। न्यूटन पर आवेश होता है, न्यूटन पर आवेश क्या होता है 0 होता है। यदि 10 कूलम का आवेश किसी इकाई लंबाई के चालक से 2 सेकंड से गुजरता है तो उसे चालक का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसके छोरों का विभवांतर जो है वो 10 वोल्ट है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, Q बराबर आई टी होता है और V बराबर क्या होता है आई आर होता है। अब I के जगह पर रख दीजिए तो Q बराबर हो जाएगा V बटा R इंटू टी हो जाएगा। Q का मान 10 दिया हुआ है, V का मान भी 10 दिया हुआ, R हो जाएगा T का मान 2 से, यहाँ से R इधर चला जाएगा, ये 10 10 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या है 2 ओम। आंसर जो हमारा हो जाएगा 33 के ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। प्रोटॉन में होता है, प्रोटॉन में क्या होता है तो धनात्मक आवेश होता है। एक परिपथ में वोल्टता ज्ञात करना, इसमें जो है वोल्ट क्या है 100 ओम है, 2 एम्पियर है, V है, तो B बराबर होता है आई आर, क्या है आई आर। आई 2 है, R कितना है 100 है, तो ये हो जाएगा 200 वोल्ट। आंसर क्या हो जाएगा 35 के ए आ जाएगा, क्या है 35 के ए आ जाएगा। किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज Q बराबर 10 TC है, जहां T जो है सेकेंड में है, क्या है T जो है सेकेंड में है, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 10 एम्पियर हो जाएगा। किसी परिपथ में धारा कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज Q बराबर जो है 10 TC है, जहां T सेकेंड है, तो ये 10 एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर किसकी अंतरराष्ट्रीय मात्रा की यह प्रणाली है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो धारा का है, क्या है धारा का। सप्लाई टर्मिनल से वायर सिस्टम पर किसी बिंदु पर अनुमत वोल्टेज ड्रॉप किसके अधिक नहीं होनी चाहिए, इसका आंसर जो हो जाएगा 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट। आंसर हमारा जो हो जाएगा 38 के बी हो जाएगा। चित्र में वोल्ट मीटर 2 की रीडिंग क्या होगा, वोल्ट मीटर जो है वो एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, और ये जो है 250 वोल्ट दिया गया है, इन दोनों के यहाँ से भी 250 वोल्ट है, एक ये बढ़ जाएगा, क्या है ये हमारा जो है बढ़ जाएगा आधा, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस सेम है, तो 125 वोल्ट हो जाएगा, क्या है 125 वोल्ट ये रीडिंग करेगा, 125 वोल्ट ये रीडिंग करेगा। धारा ले जाने वाले दो समानांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। एक खोखले गोलीय चालक के भीतर क्या होता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र जो है वो 0 होता है। जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तब आवेश का प्रवाह नहीं होगा यदि क्या होगा विभव एक समान होगा। अगर एक समान विभव है वोल्टेज है तो उसमें जो है क्या है आवेश प्रवाह नहीं होगा। एक टेस्ला का मान होता है, एक टेस्ला का मान होता है 10 के पावर 4 गॉस, क्या है 10 के पावर जो है 4 गॉस होता है। कौन सा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इनमें से सही है, और इसका आंसर होगा E बराबर mc स्क्वायर, क्या है E बराबर mc स्क्वायर। प्रतिरोधक के अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार बैंगनी बैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या कौन सा है, तो उसका हो जाएगा 7, क्या है 7 होता है। आवेशित परमाणु कहलाता है, आवेशित परमाणु जो है वो कहलाता है क्या है आयन, क्या है आयन कहलाता है। धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है, तो न्यूनतम आवश्यकताएं वोल्टेज सोर्स एवं चालक होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय अगर कोड की बात देखा जाए तो ब्लैक 20 से क्या होता है ब्लैक, जिसका मान होता है 0, क्या है 0। ब्राउन का अगर बात करते हैं ब्राउन का तो 1 होता है। रेड की अगर बात करें तो 2 होता है। ऑरेंज की बात करें तो 3 होता है। येलो की बात करें
तो 4 हो सकता है, ग्रीन का क्या है 5 होगा, ब्लू का क्या है, ब्लू का 6 होगा, वायलेट जो प्रश्न में पूछा गया था वायलेट का 7 होता है, ग्रे का क्या होता है 8 होता है, और व्हाइट का क्या होता है, व्हाइट के 9 होता है। तो इतना हमें याद रखना हो, प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता रंग से, और आप इसे याद कर सकते हैं बीबी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ करके आप याद कर सकते हैं 0 से लेके 9 तक। और अगर विदाउट कलर हो तो इसका जो मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन सिल्वर का जो मल्टीप्लायर होता है वो 10⁻⁻² होता है, और गोल्ड का मल्टीप्लायर जो होता है 10⁻⁻1 होता है। और अगर टॉलरेंस की बात करें तो विदाउट कलर के जो होता है वो कितना होता है 20% होता है, और सिल्वर का 10% होता है, और गोल्ड का जो है 5% होता है। ये सब प्लस माइनस में होता है। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है, धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है, और इसका आंसर हो जाएगा उत्पन्न प्रभावों से। आकाश में किसके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है, और इसका आंसर होगा 2 विपरीत आवेशित बादलों के। किसी संधारित्र के आवेश Q को बढ़ाने से क्या होता है, तो इसकी धारिता जो है वो बढ़ती है, धारिता जो है वो बढ़ती है। किसी संधारित्र की धारिता C विभवांतर V आवेश Q के बीच संबंध को खाली स्थान से दर्शाया, तो C बराबर Q बटा V होता है, Q बराबर C V होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो A हो जाएगा। 1 फैरेड बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 कूलम पर वोल्ट। अगला प्रश्न है, यदि किसी कैपेसिटर में Q चार्ज व C कैपेसिटी है तब एनर्जी स्टोर करने का सूत्र Q होता है, E बराबर होता है हाफ CV²। इसे लिख सकते हैं हाफ QV, इसे लिख सकते हैं हाफ Q²/C। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C हो जाएगा। क्या है, C है। रेडियो में गैंग कैपेसिटर किस प्रकार का होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एयर कैपेसिटर। धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है, धारिता के विमीय सूत्र जो होता है M-1 L-2 T4A² होता है, यानी 55 के जो है वो C होगा। अच्छे डाई इलेक्ट्रिक का डिसिपेशन फैक्टर खाली स्थान के क्रम में होता है, ये होता है 0.002 होता है। क्या है, 0.002 होता है। एक कैपेसिटर जिसमें 0.5 कूलम पर 10 वोल्ट का संग्रहण है का कैपेसिटेंस खाली स्थान फैराडे में होगा, इसका जो होगा कितना 0.05 होता है। क्या है, 0.05 होता है। फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है C बराबर Q/V होता है। Q कितना दिया हुआ है 0.5, अब V कितना हुआ 10, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर ऊपर नीचे 10 से गुना करेंगे तो ये 5 कितना अधिक हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा D हो जाएगा। 57 के कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, एक 60 माइक्रोफैराड क्षमता का कैपेसिटर 500 वोल्ट की आपूर्ति वोल्टेज में संयोजित है, कैपेसिटर के चार्ज की गणना करना है। तो यहाँ पर से भी C बराबर Q/V से निकालिएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो A आ जाएगा, 0.03 कूलम आ जाएगा। 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में संयोजित है, कुल कैपेसिटिंग की गणना क्या करें। तो अगर कैपेसिटर श्रेणी क्रम में हो तो इसका फार्मूला जो हो जाता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और अगर सीरीज में हो, अरे श्रेणी क्रम में तो हो, और अगर पैरेलल में हो, क्या हो पैरेलल में हो, तो C जो है वो पैरेलल बराबर हो जाएगा C1 + C2 + C। रेसिस्टेंट के जो है उल्टा कॉम्बिनेशन होता है, तो आप इसका कर सकते हैं 1/3 + 1/4 + 1/6, ये हो जाएगा 12। 4 तिया 12, 4 ये 3 प्लस 2, 4 3 7 2 9, 9/12 हो जाएगा। 3 तिया 9, 4 तिया 4/3 आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 59 का कितना हो जाएगा, तो 59 के B हो जाएगा, 1.33। समानांतर में संयोजित इतना क्रम के 3 कैपेसिटर का कुल प्रभावी कैपेसिटेंस कितना होगा, तो सबको जोड़ दीजिए। 5 + 7 + 12, 12 7 कितना 19, 19 5 24, 24 माइक्रोफैराड आ जाएगा। आंसर जो हमारा है D हो जाएगा। किसी आवेशित चालक को भू संपर्कित चालक के पास लाने पर क्या होता है, तो वो होता है चालक का वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा। समानांतर क्रम में जुड़े विभिन्न धारिताओं के संधारित्रों को आवेशित करने पर प्रत्येक संधारित्र में होगा क्या होगा, तो समान विभवांतर व असमान आवेश होगा। आंसर हो जाएगा B। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता घटाने के लिए क्या करना होता है, तो इसका होता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है
वो बढ़ाई जाती है। क्या है? बढ़ाई जाती है। फार्मूला क्या होता है? इप्सिलॉन ए बाई डी होता है सी बराबर। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैराड है एवं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यदि दूरी 2 सेंटीमीटर घटा दी जाए तो धारिता हो जाएगी। यानी सी बराबर जो होता है इप्सिलॉन ए बाई डी होता है। अब डी पहले तो 4 था, अब डी कर दिया गया 2, यानी डी जो है हाफ में कर दिया, तो सी बराबर होगा इप्सिलॉन ए डी बाई 2 कर दिया, 2 ऊपर चला गया, 2 इप्सिलॉन ए बाई डी हो गया, तो ये रह गया, यानी दुगना हो जाता है, 4 से 8 माइक्रोफैराड हो जाएगा। आंसर जो हमारा है वो ए हो जाएगा। धारिता के मान पर क्या प्रभाव होगा यदि संधारित्र के द्रव का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक बढ़ा दी जाए? इसका सही आंसर जो होगा, धारिता का मान जो है वो बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। अब डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक बढ़ा दिया जाए जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सी प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट होता है। धारिता का मान क्या होगा यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए? तो इसका मान जो है वो घट जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा, धारिता का मान घटता है, बी हो जाएगा। एक शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर क्या है? इसका सही आंसर जो होगा वो 0 होना चाहिए। शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर कितना होना चाहिए? तो ये जो है वो 0 होना चाहिए। यदि सी धारिता वाले को किसी संधारित्र का आवेश क्यू हो तो संधारिता के ऊर्जा बराबर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बाई 2c। 1 फैराड बराबर होता है, आंसर हो जाएगा 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट। संधारित्र की धारिता कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर जो होता है वो कितना होता है? तो प्लेट के क्षेत्रफलों के साथ साथ बढ़ती है, प्लेटों के बीच की दूरी में कमी के साथ बढ़ती है, प्लेटों को पृथक करने वाला माध्यम में परावैद्युत नियतांक में वृद्धि के साथ बढ़ती है। यानी सी बराबर इप्सिलॉन ए बाई डी पे, तो आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। सीरीज रिएक्टरों में समानता होता है, क्या होता है? उच्च प्रतिबाधा होता है। क्या है? उच्च प्रतिबाधा होता है। शक्ति गुणक को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग समानता किया जाता है? और इसका सही आंसर होगा कैपेसिटर का। क्या है? कैपेसिटर का। एक प्रतिरोधक को किसी वोल्टता स्रोत से जोड़ा गया है, यदि वोल्टता दुगनी की जाती है और उसे प्रतिरोधकता में विसरित होने वाली शक्ति का क्या होगा? तो वो हो जाएगा चौगुनी हो जाएगी। क्या है? चौगुनी हो जाती है। 10 घंटे की अवधि में 200 वाट के बल्बों तथा 4 200 बल्बों द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा क्या हो जाएगा 10 घंटे की अवधि में? तो 200 वाट के, यानी 200 वाट और 4 200 वाट के, 4 दूनी 800, यानी टोटल कितना हुआ? 1000 वाट का हो गया और 10 घंटे यूज हुआ, यानी 10,000 हुआ। तो आंसर हमारा जो ये हो जाएगा, ये 10 यूनिट के बराबर हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? ये 10,000 किलोवाट। आंसर हमारा जो हो जाएगा 74 के डी हो जाएगा। क्या है? 74 के डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के मूल सिद्धांत, यानी एसी फंडामेंटल चैप्टर के पहला प्रश्न, यानी दूसरा चैप्टर अब शुरू हो गया है। उसका पहला है कि भारत में आपूर्ति आवृद्धि के परिवर्तन में छूट की अनुमति कितना है? तो जो ये है ±3% है। कितना है? प्लस माइनस जो है वो 3% है। डीसी धारा की आवृत्ति खाली स्थान होती है, तो डीसी का जो है वो 0 होती है। क्या है? 0 होती है। 2 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल कितना होता है? तो एफ बराबर जो होता है 1/t होता है, यानी टी बराबर हो जाएगा 1/f कर देना है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 0.5 मिली सेकेंड हो जाएगा। क्या है? 5 मिली सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चित्र में दर्शाई गई तरंग की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी? चौथा के बताना है कि कितनी होगी। एफ बराबर जो होता है 1/t होता है, तो 1/t कितना है? 0.1 जो है सेकेंड हो जाएगा, तो ऊपर ये चल जाएगा 10, ये हमारा हो जाएगा 10 हर्ट्ज। चौथा का जो है वो सी हो जाएगा। पांचवा है, चित्र में दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान जो है वो क्या है? तो प्रभावी मान जो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 380 वोल्ट हो जाएगा। क्या है? 380 वोल्ट हो जाएगा। और इस कैसे हो जाएगा? तो आइए देखते हैं फॉर्मूला से। bm बाई क्या हो जाएगा? √2। bm कितना है? 573 बाई √2, लगभग जो है 380 वोल्ट के करीब आएगा। आंसर ए होगा। वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरणिक परिपथ में धारा होती है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा लैगिंग में। क्या है? लैगिंग में होता है। आंसर जो 6 का होगा वो सी होगा। एक श्रेणी आरसी परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तक कैपेसिटी प्रतिघात 12 ओम है, तो उसकी प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस जो है वो कितना होगा? तो 7वां के जो आंसर हो जाएगा वो सी 13 ओम होगा। क्या है? 13 ओम। फार्मूला होता है जेड बराबर √r² प्लस 1c के स्क्वायर, यानी अंडर रूट कितना? 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 144 √169
ये 13 आ गया, क्या है 13 ओम। कैसे कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा आरएमएस वोल्टेज में होता है। यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर पाई जाती है तो प्रणाली का शक्ति गुणांक क्या होगा, और इसका आंसर हो जाएगा 1 होगा। प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ का प्रतिबाधा इंडिपेंडेंस ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र जो है वो क्या होता है, Z बराबर √R² प्लस x² होता है। 4 पिको फैराडे मान के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो उनकी कुल धारिता क्या हो जाएगा, तो 1/C श्रेणी बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, यानी 1/4 प्लस 1/4 ये 4 हो जाएगा, 1 + 1 2/4 ये 2 कट जाएगा, सी सीरीज बराबर हो जाएगा 2 पिको फैराडे। 12 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कैपेसिटिव एसी परिपथ में जो है वो क्या होता है, धारा वोल्टेज से आगे चलती है, धारा जो है वोल्टेज से आगे चलती है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि कैपेसिटर में जो है वो कौन आगे चलता है, इंडक्टर में कौन पीछे चलता है। तो एक वर्ड याद रखिएगा, सिविल। सिविल याद रखिएगा, उसमें क्या है, ये है कैपेसिटर, ये क्या है कैपेसिटर। इसमें क्या है, आई करंट जो है वोल्टेज से आगे है, क्या है वोल्टेज से आगे है। आप देख लीजिए इन तीनों को देखिए, तो कैपेसिटर में करंट आगे है वोल्टेज से, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है VIL को देखिए, ये L बराबर है इंडक्टर, क्या है इंडक्टर। इसमें जो है V आगे है IL से, यानी CIV को एक पार्ट में तोड़िए और VIL को एक पार्ट में, यहाँ V आगे है I से, तो आंसर हमारा जो है ये मिल गया। डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें होता है क्या है, केवल प्रतिरोध होता है। चित्र एसी की राशियों किस प्रकार दिखाता है, और इसका आंसर हो जाएगा इन फेज में, क्या है दोनों सेम शुरू होता है इन फेज में। निम्नलिखित में कौन शक्ति गुणक का सही अभिव्यक्ति है, तो वो है वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। आरसी परिपथ का शक्ति गुणक होता है, क्या है गुणक होता है, वो अग्र होता है। एक सीलिंग फैन 220 वोल्ट की वोल्टता पर 0.5 एम्पीयर की धारा लेता है एवं 0.8 पश्व की शक्ति गुणक रखता है। इस फैन का पावर जो है वो क्या होगा, तो पावर जो बराबर होता है VI cos जो है थीटा, थीटा जो है पावर V कितना है 220 गुना 0.5 और गुना 0.8, तो ये हमारा जो हो जाएगा ये 110 हो गया, और गुना 0.8 11 88 वाट आ जाएगा। आंसर जो है 18 के बी हो जाएगा। एक 100 वाट 200 वोल्ट बल्ब 160 वोल्ट आपूर्ति से आबद्ध होता है, वास्तविक ऊर्जा खपत जो है वो कितना हो जाएगी, आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्या है कोई नहीं। बृहद क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाले कंडक्टर की धारा घनत्व कम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाले चालक से खाली स्थान होती है, जब एक ही धारा उनके मध्य बहती है तो वो हो जाएगा कम होती है। एक प्रतिरोधी भार परिपथ अधिकतम शक्ति खींचेगी तब स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध सर्किट के बाहरी प्रतिरोध के बराबर हो, खाली स्थान, यह किसका कथन है, और यह कथन है अधिकतम शक्ति स्थानांतरण सिद्धांत का सी हो जाएगा। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर क्या होगा, फॉर्म फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1.11 हो जाएगा, 1.11। एक विद्युत अवयव संधारित्र को किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्टता और धारिता से, वोल्टता और धारिता से। धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव क्या होता है, तो कम होता है। एक आरएल परिपथ में क्या होता है, तो धारा विभव से 90 डिग्री पश्चवर्ती होता है आरएल परिपथ में। ज्वाबक्रिय तरंग का फॉर्म फैक्टर होता है, ज्वाबक्रिय तरंग का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो 0.77 गुना मैक्सिमम वैल्यू बटा 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। किसमें उच्चतम शिखर गुणांक है, तो आंसर हो जाएगा पूर्ण तरंग दृष्टिकृत ज्या तरंग में सी हो जाएगा। यदि E1 बराबर a sin ओमेगा टी और E2 बराबर a sin ओमेगा टी माइनस थीटा है तो E1 E2 से थीटा कम है, बी हमारा सही हो जाएगा। 3 एम्पियर धारा का वाहक 1 हेनरी प्रेरक तत्व निम्न की ऊर्जा संचित करेगी, और इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। एसी संकेतक का आरएमएस मान 10 वोल्ट है, इसका चरम मान जो है वो क्या होगा, तो 14.14 वोल्ट होगा, क्या है 14.14
वोल्ट होगा। कला की कितनी डिग्रियां एक पूर्ण चक्र की परिचायक है? और इसका सही आंसर होगा 360। एक 3 कला प्रणाली में कला वोल्टता में निम्न अंतर आ सकता है। आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। साइन तरंग की आकृति गुणक निम्न के समतुल्य है, तो वह है IRMS बाई आई एवरेज। IRMS बाई आई एवरेज। एक संतुलित त्रिकला तारा संयोजित प्रणाली में कला वोल्टता और लाइन वोल्टता के बीच का संबंध है। इसका हो जाएगा V लाइन बराबर √3 V फेज। V लाइन बराबर √3 V फेज। परिपथ में विद्युत शक्ति को खाली स्थान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो वो है वोल्टता के धारा से गुणा करके, वोल्टता के वर्ग का प्रतिरोध से विभाजित करके, धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके, ये सभी। वैद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलाम नियम अत्यंत निकटता से निम्न जैसा लगता है, तो वह न्यूटन का गुरुत्व नियम। उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्या है? बढ़ जाता है। एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ एक विशुद्ध संधारित्र पर लागू किया जाता है जिसमें धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाता है। यदि एसी की आवृत्ति दुगनी कर दी जाए तो प्रतिघात प्रतिरोध हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 0। क्या है? 0। निम्न चित्रों में शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए। इस चित्र में करंट जो है वो क्या है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वोल्टेज से लैग कर रही है। क्या है? वोल्टेज से लैग कर रही है। आप देख लीजिए यहाँ से 90 डिग्री से ये लैग कर रही है वोल्टेज से। एक शुद्ध एलसी परिपथ में पावर खपत कितनी होती है? तो 0 होगी। क्या है? 0 होगी। एसी सिंगल फेज परिपथ द्वारा लिया गया पावर जो है वो कितना होगा? P बराबर VI cos थीटा। एक सम्मिश्रण धारा तरंग समीकरण I बराबर 14 sin ओमेगा टी या 2 sin 5 ओमेगा टी द्वारा दिया गया धारा का RMS मान जो हो जाएगा कितना एम्पियर होगा? तो आंसर हो जाएगा वो 10 एम्पियर। क्या है? 10 एम्पियर। लो पावर फैक्टर से निम्नलिखित में कौन सी हानि होती है? और इसका आंसर हो जाएगा कॉपर हानि बढ़ जाती है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, खर्च बढ़ जाती है। उपयुक्त में से सभी। क्या है? उपयुक्त में से सभी। अब आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 बहुविकल्पीय विद्युत प्रणाली, जो पोलियो फेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। पोलियो फेज जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम। इसका पहला प्रश्न है कि स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर तब सही ढंग से काम करेगा जब क्या होगा? लोड संतुलित होगा। संतुलित होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी प्रेरण मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज कम करने हेतु किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर। 3 भार प्रत्येक 30 ओम प्रतिरोध वाले एक 3 फेज आपूर्ति में स्टार में जुड़े हैं। लाइन धार एम्पियर में होगी, कितनी होगी? वो 8 एम्पियर होगी। क्या है? 8 एम्पियर होगी। जिस क्रम में फेजों में वोल्टेज उसके अधिकतम धनात्मक मान तक पहुंच जाता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो फेज अनुक्रम। क्या है? फेज अनुक्रम। एक संतुलित 3 फेज स्टार संयोजित प्रणाली में यदि लाइन धारा 30 एम्पियर है तो फेज धारा कितनी होगी? क्या है? लाइन धारा, तो V लाइन बराबर होता है √3 V जो है फेज होता है, तो फेज धारा कितनी होगी? तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 5 के D होगा, 30 एम्पियर ही होगा, क्योंकि V लाइन V फेज जो होता है वोल्टेज का, लेकिन I जो है वो सेम ही रह जाता है, तो 30 एम्पियर हो जाएगा। स्टार डेल्टा मोटर में प्रवर्तन धारा स्टार्टिंग करंट होती है तो मूल की तुलना में 1/3 गुना कम होती है। लाइन वोल्टेज का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि इन्हीं 2 फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज। 2 फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज। निम्नलिखित में से किस विधि में 3 फेज सप्लाई 1 और 3 फेज सप्लाई के साथ जो है सिंगल फेज सप्लाई से जुड़ सकती है? आंसर हो जाएगा स्टार कनेक्शन में। ऐसी परिपथ में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति जो होगी वो कैसा होगी? 0 हो जाएगी। 3 फेज स्टार समयोजित लोड द्वारा खपत वास्तविक पावर P को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो √3 VL IL cos थीटा P बराबर। 3 फेज परिपथ में इकाई पावर फैक्टर पर 2 वाट मीटर का पाठ्यांक जो होगा वो कैसा होगा? तो P बराबर 2 गुना W1 होगा। निम्नलिखित में कौन सा संयोजन में उभयनिष्ठ उदासीन बिंदु होता है? और इसका आंसर होगा स्टार में होता है। क्या है? स्टार में। आप देखिए स्टार जो है वो इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर जो है उभयनिष्ठ बिंदु होता है। स्टार जोड़ में 3 समान लोड जुड़े हैं, न्यूट्रल में धारा खाली स्थान होगी तो क्या होगी? 0 होगी। क्या है? 0 होगी। 13 के D। 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर द्वारा उत्पन्न फेज वोल्टेज नीचे दिए गए हैं, तो सिस्टम का फेज अनुक्रम जो है वो क्या होगा? तो वो होगा R/B। क्या है? R/B। रेड येलो ब्लू। 3 फेज सप्लाई में कोणीय विस्थापन कितना होता है? कोणीय विस्थापन कितना होता है? 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल।
इनमें से किस प्रकार का वाटर मीटर सिर्फ एसी पर इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है इंडक्शन टाइप वाट मीटर, इंडक्शन टाइप वाट मीटर। 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड द्वारा ली गई धारा 10 एम्पियर है। प्रत्येक फेज में धारा खाली स्थान होगी तो 10/√3 एम्पियर, 10/√3 एम्पियर। 3 फेज बाइंडिंग में स्टार कनेक्शन होंगे, कैसा होंगे? तो वो इस तरह होंगे, क्या है? इस तरह होंगे। फेज वोल्टेज मापी जाती है, किससे मापी जाती है? लाइन व न्यूट्रल के बीच, लाइन व न्यूट्रल के बीच। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है। 2 वाट मीटर विधि में कुल पावर होगी, कैसी होगी? तो वो होगी W बराबर W1 प्लस W2। 3 फेज असंतुलित लोड में पावर मापने हेतु विधि अपनाई जाती है, तो वो जैसे 3 वाट मीटर का, क्या है? 3 वाट मीटर। पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच होता है, वो हो जाएगा टेंजेंट, क्या है? टेंजेंट हो जाता है। सर्किट का पावर फैक्टर ज्ञात किया जाता है, सर्किट का पावर फैक्टर ज्ञात किया जाता है पावर फैक्टर मीटर के द्वारा। अधिकतर 3 फेज सप्लाई के कनेक्शन में क्या होते हैं? तो वह स्टार व डेल्टा में, स्टार व डेल्टा में। पावर मापने की वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर की रीडिंग ऋणात्मक हो तो लोड का पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा? तो 0.5 से कम जाएगा। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज करंट से रहती है, क्या रहती है? तो 30 डिग्री पीछे। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज करंट से रहती है कितना? 30 डिग्री से आगे रहती है। न्यूट्रल प्राप्त करते हैं, न्यूट्रल प्राप्त करते हैं स्टार कनेक्शन से, क्या है? स्टार कनेक्शन से। स्टार कनेक्शन मोटर बनाए जाते हैं 3 HP तक, 3 HP तक। डेल्टा कनेक्शन में पावर निकालने का जो सूत्र है वो क्या है? तो √3 VLIL cos phi, √3 VLIL cos phi। स्टार कनेक्टेड 3 फेज परिपथ में जो है वो लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट, न्यूट्रल तार में करंट शून्य। उपरोक्त में से सभी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। 3 प्रतिरोधों को 3 फेज 400 वोल्ट की सप्लाई में किस प्रकार जो है जोड़ा जाए कि वो अधिकतम पावर खपत करें? आंसर हो जाएगा बी डेल्टा। 50 हर्ट्ज की तुलना में 4000 हर्ट्ज पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए कदम उठाना पड़ेगा, तो वो है विभिन्न फेजों को कंडक्टरों के पास रखेंगे। 3 फेज परिपथ में 2 वाट मीटर विधि में 1 मीटर रिवर्स करंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रेशर कॉइल के कनेक्शन बदलने चाहिए। किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज कहलाता है, क्या कहलाता है? फेज वोल्टेज। 2 फेज वाले विद्युत आपूर्ति की बाइंडिंग को इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्या है? 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है सोल्डरिंग एवं ब्रेजिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। आइए उसका पहला प्रश्न देखते हैं कि ब्रेजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर समानतः खाली स्थान का बना होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कॉपर बेस और चांदी की मिश्र धातु, आंसर ए हो जाएगा। सबसे मजबूत हाफ लूप का संयुक्त है, सबसे मजबूत हाफ लूप का संयुक्त है, और इसका आंसर हो जाएगा डिवेटल हाफ लूप संयुक्त, क्या है? डिवेटल हाफ लूप संयुक्त। सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना, धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना। सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होती है? सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होती है? और इसका आंसर हो जाए 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। निम्न में कौन सा मास सोल्डरिंग तकनीक का प्रकार नहीं है? मास सोल्डरिंग तकनीक का प्रकार नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा आईएस सोल्डरिंग, क्या है? आईएस सोल्डरिंग। निम्नलिखित में सोल्डरिंग अनुप्रयोगों में प्रवाह के लिए किस धातु को आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा लेड का, क्या है? लेड का उपयोग जो है नहीं किया जाता है। सोल्डरिंग के लिए अनुशंसित संरचना क्या है? और इसका आंसर होगा लैप जोड़, क्या है? लैप जोड़। स्पेल्टर का गलनांक बिंदु 620 डिग्री सेंटीग्रेड से खाली स्थान डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और इसका आंसर हो जाएगा 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। विद्युतीय सोल्डर का संयोजन है, विद्युतीय सोल्डर का संयोजन है, तो ये हो जाएगा सीसा 50% और टीन जो है वो 50%, सीसा 50% और टीन 50%। सोल्डरिंग आयरन की अधिकतम वाटेज क्षमता कितनी होती है? सोल्डरिंग आयरन की अधिकतम वाटेज क्षमता कितनी होती है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 वाट, क्या है? 100 वाट। दिए गए चित्र में किस प्रकार का सोल्डरिंग आयरन दर्शाया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नोकदार, क्या है? नोकदार। सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है, सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ब्रेज्ड ज्वाइंट से कमजोर होता है, सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग काम में इस्तेमाल होने वाले टीन लेड मिश्र धातु सोल्डर तार खाली स्थान पर पिघलता है, और इसका आंसर हो जाएगा 183 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्या बिजली के तार स्टैंड के फ्रैक्चर का कारण बनता है? क्या बिजली के तार स्टैंड
के फ्रैक्चर का कारण बनता है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए, अत्यधिक ऐंठन। नेक्स्ट है, एक अच्छा शोल्डर जोड़ होना चाहिए। एक अच्छा शोल्डर जोड़ होना चाहिए और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है तड़क भड़कदार, साफ व चमकीला। ए क्या है, ए। ब्रेजिंग प्रक्रिया में समानता निम्नलिखित में से किस फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बोरेक्स का। क्या है, बोरेक्स का। ब्रेजिंग एक खाली स्थान फास्टनर है और इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थाई। क्या है, अस्थाई। शोल्डर का गलनांक परस्पर जोड़ी जाने वाले धातुओं के गलनांक से कम खाली स्थान कम होनी चाहिए और इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लक्स का प्रयोग जोड़ की खाली स्थान बढ़ाने के लिए किया जाता है और इसका सही आंसर होगा मजबूती। चित्र में प्रदर्शित सोल्डरिंग आयरन का नाम बताइए। तो यह है विद्युत उष्मित सोल्डरिंग आयरन। विद्युत उष्मित सोल्डरिंग आयरन। निम्न में से किसके जोड़ जो है सबसे अधिक कमजोर होते हैं? सबसे अधिक कमजोर होते हैं और इसका आंसर हो जाएगा बी, सोल्डरिंग के। सोल्डरिंग में किसका फिलर धातु के रूप में प्रयोग होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेल्टर। क्या है, स्पेल्टर। प्लोटिंग में जौ को लकड़ी के ब्लॉक पर खाली स्थान के कोण पर पकड़ा जाता है। सही जवाब होगा 45 डिग्री। क्या है, 45 डिग्री के कोण पर पकड़ा जाता है। गंधक के बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए फिलर धातु में किसका प्रयोग करते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज का। क्या है, मैग्नीज का। एल्युमिनियम के लिए प्रयुक्त फिलर जो है अलॉय का मिश्रण क्या है? एल्युमिनियम के लिए प्रयुक्त फिलर अलॉय का मिश्रण है और इसका आंसर जो हो जाएगा एल्युमिनियम 85%, सिलिकॉन 10% और Cu 4%, ए हो जाएगा। सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले खाली स्थान किया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा टीनिंग। क्या है, टीनिंग किया जाता है। जोड़ों पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा चालकता बढ़ाने के लिए। क्या है, चालकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रतिरोधों को पीसीबी में सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता क्या होनी चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा 25 वाट। क्या है, 25 वाट। टाका लगाने का मुख्य उद्देश्य है और इसका आंसर हो जाएगा तारों के संयोजन को अस्थायी प्रकृति देना। क्या है, अस्थायी प्रकृति देना। सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए सोल्डर प्रयोग करते हैं और इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। क्या है, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। सोल्डरिंग सामग्री को हटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है? और ये कहा जाता है डिसॉल्विक। क्या है, डिसॉल्विक। टीन का गलनांक बिंदु है तो कितना है? 232 डिग्री सेंटीग्रेड। 232 डिग्री सेंटीग्रेड। सोल्डरिंग आयरन बीट निम्न में से किससे बनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा लौह लेपित कॉपर क्रोड। लौह लेपित कॉपर क्रोड से। एसएमडी घटकों को एक साथ एक पीसीबी पर कैसे माउंट किया जाता है? एसएमडी घटकों को एक साथ एक पीसीबी पर कैसे माउंट किया जाता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वेब सोल्डरिंग मशीन का जो है उपयोग करके। सोल्डरिंग के दौरान फ्लक्स द्वारा कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा यह उपयुक्त सभी करता है। सोल्डर किए जाने वाली सतह को यह साफ करता है, सोल्डर के गलनांक को यह कम करता है, सोल्डर के प्रवाह को जोड़ में यह आसान करता है, यानी डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी पर सूक्ष्म कंपोनेंट को सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन के किस विधि का उपयोग होता है? और इसका आंसर हो जाएगा तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग आयरन। सोल्डर में लेड व टीन के साथ साथ 2% जिंक मिलाया जाता है जिसका इस्तेमाल खाली स्थान के लिए होता है और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? एल्युमिनियम जोड़े। क्या है, एल्युमिनियम जोड़े। सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु में टीन व लेड होता है। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर के लिए प्रयुक्त टीन व लेड सोल्डर की क्या संरचना है? और इसका आंसर हो जाएगा टीन 60% व लेड जो है वो 40% हो रहता है। टीन मैन सोल्डर का कौन सा उपयोग होता है? टीन मैन सोल्डर का। और सही जवाब हो जाएगा वो है फाइन सोल्डरिंग। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के सोल्डर के लिए कौन सी सोल्डरिंग विधि उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा डीप सोल्डर करना। क्या है, डीप सोल्डर करना। अनुरूपित लेपन का प्रयोग आरसीबी संयोजकों में खाली स्थान के लिए किया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा नमी व प्रदूषण से इलेक्ट्रॉनिक्स भाग को बचाने। स्प्लाइस कनेक्शन को जब सोल्डर किया जाता है तब सोल्डर लगाया जाता है। स्प्लाइस कनेक्शन को जब सोल्डर किया जाता है तब सोल्डर लगाया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा स्पाइस को कुछ सेकंड तक जो है गर्म करने के बाद। निम्न में से किस फ्लक्स को किल्ड स्प्रिट्स के नाम से जाना जाता है? किल्ड स्प्रिट्स के नाम से जाना जाता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक क्लोराइड। काफी इंपॉर्टेंट है जिंक क्लोराइड। सॉफ्ट सोल्डर्स सीसे और टीन की मिश्र धातु होते हैं। इन्हें निम्न में से किस कारण से सॉफ्ट सोल्डर कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अपेक्षाकृत रूप से कम गलन बिंदु तापमान के कारण।
सोल्डरिंग में कोशिका प्रवाह में मदद करने के लिए सतहों को एक दूसरे से सटाकर फिट किया जाता है। सतहों के बीच का अंतराल किस सीमा में होना चाहिए? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर। अच्छी मजबूती के लिए सोल्डरिंग में क्लियरेंस की सीमा कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 0.075 से लेके 0.25 मिलीमीटर। एक ब्रेज ज्वाइंट खाली स्थान है और इसका आंसर होगा शोल्डर संधि से प्रबल। निम्नलिखित में से अस्थायी संधि जोड़ कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा प्रेस फिट संधि। क्या है? प्रेस फिट संधि। 60-40 के व्यापक प्रयोजन शोल्डर का मतलब खाली स्थान है और इसका आंसर होगा 60% टीन और 40% शीशा के साथ एक शोल्डर। 49 के जो है ए होगा। सर्वश्रेष्ठ जोड़ वह होते हैं जिसमें शोल्डर की मोटाई परिवर्तित होती है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.0075 और 0.05 मिलीमीटर। जिस शोल्डर का तापमान 96 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसे खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूटर शोल्डर। क्या है? प्यूटर शोल्डर कहते हैं। अब आइए देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है भूमिगत केबल यानी अंडरग्राउंड केबल के प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि कवच युक्त केबल से क्या लाभ है? कवच युक्त केबल से क्या लाभ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है। ए हो जाएगा। नेक्स्ट है खाली स्थान का उपयोग केबल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह केबल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त रखता है। आंसर हो जाएगा केबल ग्लैंड। क्या है? केबल ग्लैंड का उपयोग केबल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह केबल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किए जाने वाले संवहन सामग्री क्या है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है तांबा। क्या है? तांबा। बैटन पर TRS केबल खाली स्थान के लिए उपयुक्त होता है। आंसर हो जाएगा कम वोल्टता के लिए। क्या है? कम वोल्टता के लिए उपयुक्त होता है। पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए उसको ढका जाता है। किससे ढका जाता है? तो आयरन की पट्टी से और केबल कवच से। बी और सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि केबल में इंटरशीथ का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। केबल में इंटरशीथ का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है और इसका आंसर होगा उचित तनाव वितरण। क्या है? उचित तनाव वितरण। सिरेमिक रिंग का उपयोग खाली स्थान के रूप में किया जाता है। आंसर हो जाएगा अवरोधी के रूप में किया जाता है। तार के आकारों की रीडिंग के दौरान कौन सी संख्या तार के सुचालकों कंडक्टर की संख्या दर्शाती है? और इसका आंसर हो जाएगा दूसरी। क्या है? दूसरी। केबल की इंसुलेटिंग पदार्थ होनी चाहिए। केबल की इंसुलेटिंग पदार्थ होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? तो उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। क्या है? उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? विद्युत का कमजोर चालक है तो वो है शुद्ध जल। क्या है? शुद्ध जल। एम्पायर टेप बना होता है। एम्पायर टेप बना होता है तो ये हो जाएगा वार्निश क्रैम्बिक। क्या है? वार्निश क्रैम्बिक का। विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करना है? और इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का। क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का। एक केबल में होता है। एक केबल में क्या होता है? तो एक प्रकार के दो या अधिक चालकों के एकल विद्युत रोधी चालक एकल या स्टैंडर्ड की लंबाई का। केबल कर्ण को यानी लंक्स को खाली स्थान भी कहा जाता है और इसका आंसर हो जाएगा केबल सूज। क्या है? केबल सूज। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओवा केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा लेड सीथेड केबल। क्या है? लेड सीथेड केबल। केबल का प्रोत्कर्ष यानी सर्ज प्रतिरोध लगभग कितना होता है? सर्ज प्रतिरोध लगभग होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 50 ओम। क्या है? 50 ओम। निम्न में से किसे एम्पायर टेप कहा जाता है? एम्पायर टेप कहा जाता है। इसका सही आंसर जो होगा वो है वार्निश कैम्ब्रिक को। क्या है? वार्निश कैम्ब्रिक। आंतरिक वायरिंग के रूप में यूएफबी यानी भूमिगत फीडर केबल का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर। केबल का इंटरशीथ ग्रेडिंग प्रदान करता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक समान विभव प्रवणता। एक समान विभव प्रवणता। 66 किलोवोल्ट अनुप्रयोग तक किस केबल का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा स्क्रीन्ड केबल। क्या है? स्क्रीन्ड केबल। सड़क के किनारे केबल बिछाने के लिए एक खाई खोदी जाती है जिसकी अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शनल होती है। कितनी होती है? 1 मीटर गुना 0.5 मीटर। क्या है? 1 मीटर से ½ मीटर।
केबल के विद्युत रोधन में प्रयुक्त पेपर है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है इम्प्रेग्नेंटेड पेपर। क्या है? इम्प्रेग्नेंटेड पेपर। उच्च वोल्टेज केबल्स में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो वो है कागज। क्या है? कागज। भूमिगत। क्या है? भूमिगत केबल में विभव दबाव अधिकतम होता है, और इसका आंसर होगा चालक के कोर पर। क्या है? चालक के कोर पर। केबल में वोल्टता तनाव अधिकतम होता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वह है चालक की कोर पर। क्या है? चालक की कोर पर। एक केबल के चालक का आकार निर्भर करता है, तो इसका आंसर जो होगा वो है धारा पर। क्या है? धारा पर। केबलों के चालक पर रोधन स्तर की मोटाई खाली स्थान पर आश्रित रहती है, और इसका आंसर हो जाएगा वोल्टता पर। क्या है? वोल्टता पर। केबलों में आवेशन धारा जो है वो क्या है? तो वोल्टता से 90 डिग्री तक आगे रहती है। क्या है? आगे रहती है। एक केबल जिसके रोधन का अपेक्षिक परावैद्युतांक 4 है, यदि अपेक्षिक परावैद्युतांक बराबर दूर रखने वाले से रोधन का प्रतिस्थापना किया जाता है तो उसके केबल की धारिता खाली स्थान होगी, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आधी हो जाएगी। क्या है? आधी। 1 मीटर चालक व्यास तथा 0.859 सेंटीमीटर विद्युत रोधन मोटाई युक्त 1 मीटर लंबे एकल कोर केबल का विद्युत रोधी प्रतिरोध ज्ञात करें। यदि विद्युत रोधी पदार्थ का अपेक्षिक प्रतिरोध 6 गुना 10 के पावर 14 ओम सेंटीमीटर है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी। केबल सामान्यतः खाली स्थान प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं। सही जवाब हो जाएगा परावैद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण। क्या है? परावैद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण। निम्न में से कौन सा यांत्रिक चोट के विरुद्ध एक केबल की सुरक्षा करते हैं? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है आर्मरिंग। क्या है? आर्मरिंग। कोई केबल को बाई एफ बाई के रूप में डिजाइन किया गया है, यह क्या इंगित करता है? तो यह इंगित करता है कि ताम्र चालक SLPE रोधन फ्लैट आर्म्ड PVC सीथेड, यानी सी हो जाएगा 34 के सी। 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के मामले में न्यूट्रल का रंग होता है, और इसका आंसर हो जाएगा नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त होता है? आंसर हो जाएगा ग्राउंडिंग का प्रकार से। सिंगल कोर केबल का परावैद्युत में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल जो है क्रमशः इतना और इतना है। यदि कंडक्टर का व्यास इतना है तो इंसुलेशन की मोटाई क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाता है वो 5 सेंटीमीटर होता है। क्या? 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 10 स्क्वायर मिलीमीटर के नॉमिनल कंडक्टर क्षेत्र के 1.1 किलोवोल्ट XLPE इंसुलेटेड सिंगल कंडक्टर एल्युमिनियम केबल के लिए करंट रेटिंग जमीन में क्या है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाएगा, ट्रेड से 1 या 2 रहेगा। आप ज्यादा उस पर ध्यान ना दें। न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल पेपर को जो है कंप्लीट करें, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है उस पर ज्यादा ध्यान दें। बी निर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 मेगा ओम प्रति किलोमीटर बी निर्दिष्ट किया गया है। 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा? आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1250 मेगा ओम होगा। केबल में जोड़ लगाने आम बिजली परियोजनों, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो परियोजनों में फ्लक्स के रूप में निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा रेजिन। क्या है? रेजिन। केबल के इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। कॉपर चालक केबल निम्नलिखित में से जोड़ा जा सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा सोल्डरिंग। क्या है? सोल्डरिंग। निम्न तनन LT केबल की वोल्टेज होती है, और इसका आंसर हो जाएगा 1000 वोल्ट। क्या है? 1000। 220 kV लाइन का केबल सर्वदा होता है। आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा संपीड़ित तेल या संपीड़ित वायु इंसुलेटेड। केबल में आवरण का प्रयोग किया जाता है। केबल में आवरण का प्रयोग किया जाता है, और इसका आंसर होगा केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए। केबल दोषों का स्थानीयकरण निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। स्थानीयकरण निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है, तो आंसर जो हमारा होगा मुर्रे लूप टेस्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंसुलेशन का अत्यधिक गर्म होना इंगित होता है? और इसका आंसर होगा जलने की गंध। निम्न में से कौन सा भूमिगत केबल अधिकतम वोल्टता ले जा सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा आयत पूर्ति केबल। किसी केबल का कुचालक पदार्थ छीलने के लिए चाकू किस कोण पर रखना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 20 डिग्री से कम पे रखना हो चाहिए। ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले केबल आमतौर पर, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वल्केनाइज रबर द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। किसी केबल की सर्विस वोल्टेज यदि 250 वोल्ट हो तब कम से कम निम्नलिखित वोल्टेज पर इसको स्थापित किए जाने के लगभग 15 मिनट बाद इसकी जांच करनी चाहिए।
आंसर हो जाएगा 500 वोल्ट। LT 660 वोल्ट ग्रेड पावर केबल में उपयोग किए जाने वाले चालक का व्यास खाली स्थान पर निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा बाहित धारा। क्या है? बाहित धारा पे। नेक्स्ट चैप्टर है घरेलू वैद्युतिक उपकरण, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। पहला प्रश्न है कि गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास बुल क्यों लगाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा उष्मा हानि घटाने के लिए। क्या है? उष्मा हानि घटाने के लिए। स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। क्या है? माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग किसके द्वारा बदल दी जा सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा हीटिंग एलिमेंट को दूर तथा नजदीक ले जाकर बी हो जाएगा। अगला है विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाले इंसुलेशन पदार्थ कौन सी है? विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाली इंसुलेशन पदार्थ कौन सी है? आंसर हमारा हो जाएगा माइका। नीचे दिखाया गया संकेत क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीटर का। क्या है? हीटर का। विद्युत संबंधी कार्य करते समय खाली स्थान में बिजली का झटका, इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं है। सही आंसर होगा सूखी लकड़ी। क्या है? सूखी लकड़ी। एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति जो होना चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 50 हर्ट्ज होने चाहिए, इतना कि घरेलू में आता है। एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य खाली स्थान नियंत्रण करना है। आंसर हो जाएगा तापमान। एक स्वचालित विद्युत प्रेस के तापमान नियंत्रक अवयव का नाम क्या है? सही जवाब है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट। हर उपकरण का पानी वाटर हीटर के लिए कमीशनिंग, नियुक्तिकरण अथवा अधिष्ठापन से पहले इंसुलेशन प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए। और इसका आंसर हो जाएगा 1 मेगा ओम। क्या है? 1 मेगा ओम। निम्नलिखित में किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली की ताप इकाई के रूप में किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा धातु के ट्यूब, मेटल ट्यूब में कंसील्ड वायर। डी हो जाएगा। घरेलू ग्राहकों को सिंगल फेज की आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 230 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा द्विधात्विक पत्ती। क्या है? द्विधात्विक पत्ती। एक विद्युत चालित स्त्री यानी इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडली कॉइल से बेस की प्लेट तक उष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः खाली स्थान द्वारा होता है। तो वह है चालन द्वारा। क्या है? चालन द्वारा। एक टोस्टर का तापन एलिमेंट खाली स्थान के तार से बना होता है। और इसका आंसर होगा नाइक्रोम से। क्या है? नाइक्रोम से। एक विद्युत चालित स्त्री इलेक्ट्रिक आयरन की बेस प्लेट तली में उष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा चालन के माध्यम से। किससे? चालन के माध्यम से। एक 100 वाट का हीटर 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि 1 महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत के दाम 4 रुपये प्रति इकाई हो तो महीने का बिजली का बिल कितना होगा? तो 1000 का जो वाट है वो कितने पे है? 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा हुआ है। यदि 1 महीने में 30 घंटे चलता है। क्या है? 30 घंटे। तो 1000 गुना 30 हो गया, 30 घंटे रहता है। और विद्युत के दाम कितना है? 4 रुपये प्रति इकाई। अगर ये हो जाएगा तो कितना? 30,000 हो गया। क्या है? 30,000। और 1000 का जो है कीमत जो है वाट का कितना? 4 रुपया, क्योंकि 1 यूनिट हो गया। तो 30,000 के 30 गुना 4, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। यानी 17 का जो हमारा है वो डी हो जाएगा। आपको एक ऐसे विद्युत तापक की जांच करनी है जो गर्म नहीं होता है। आपने पता लगाया कि पूर्ति सर्किट और अनुरूपी स्विच में कोई खराबी नहीं है। इस दोष को दूर करने के लिए आप अपने को कौन सा कदम उठाएंगे? और इसका आंसर हो जाएगा तापक को पूरा खोलकर सभी पुर्जों की जांच करना। आपको एक पंखा या लैंप परिवर्तित करना है। ऐसे मामले में सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मुख्य पूर्ति स्विच को जो है वो बंद करना। क्या है? बंद करना। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए। और इसका सही आंसर जो हमारा है वो है बी, किलो ओम। स्टोरेज प्रकार के वाटर कूलर में इवेपरेटर कॉइल कहाँ रखा जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा स्टोरेज टैंक की दीवारों पर टाँका लगाकर। क्या है? टाँका लगाकर। आंसर हो जाएगा बी। आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है जो जल गर्म नहीं करता है। इसका संभव कारण क्या हो सकता है? सही आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट संपर्क का खुलना। हीटर निम्नलिखित पर कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा प्रतिरोध भार पे। क्या है? प्रतिरोध भार पे करता है। टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय
तापक तंतु हीटिंग एलिमेंट की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध खाली स्थान होता है। आंसर हो जाएगा आधा। क्या होता है? आधा होता है। यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा। केवल पल्सेटर घूर्णन नहीं करेगा। चालू करने से पूर्व प्रत्येक उपकरण की विद्युत रोधी प्रतिरोध हेतु जांच करना चाहिए। जल तापक के लिए विद्युत रोधी प्रतिरोध का मान खाली स्थान से कम नहीं होना चाहिए। आंसर हो जाएगा 0.5 मेगा ओम। किसी छत पंखा के परिपथ में नियंत्रक यानी रेगुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए। यदि मिक्सर को मोटर के धातु केस की बाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो बाइंडिंग कैसी होगी? और इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंडेड। क्या है? ग्राउंडेड। गीजर के बाहरी आवरण व भीतरी आवरण के बीच में कौन सा सामग्री उपयोग की जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लास वूल। क्या है? ग्लास वूल। बिजली की खपत इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है? वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, वाटर हीटर, आयरन। आंसर जो हो जाएगा वो वाटर हीटर। 30 के जो है वो बी हो जाएगा। घरेलू विद्युत उपकरण ज्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं? तो 230 वोल्ट एसी पे। 31 का जो है वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? और इसका सही जवाब होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB। गीजर में जल का स्तर उसकी छत से कितने सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है? और इसका जवाब हो जाएगा 10 से 12 सेंटीमीटर। सीलिंग फैन उपयोग करता है तो वह है अस्थायी संधारित मोटर। छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर क्यों प्रयुक्त होता है? सही जवाब हो जाएगा पंखे पर आरोपित वोल्टेज को घटाने के लिए। सीलिंग फैन का घुमाव खाली स्थान से निर्धारित होता है। आंसर हो जाएगा फैन की पत्तियों के सिरे द्वारा निर्मित वृत्त के व्यास। सीलिंग फैन की पत्ती खाली स्थान से जुड़ी होती है। इसका जवाब हो जाएगा फैन के ऊपरी आवरण से जुड़ी होती है। यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडलन खुली हुई है तो क्या होगा? मिक्सर चलेगा ही नहीं। घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर के लिए प्रयुक्त विद्युत मोटर समानतः खाली स्थान होते हैं। ये यूनिवर्सल मोटर होते हैं। क्या? यूनिवर्सल मोटर। मिक्सर की प्रचालन गति का प्रास क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा 3000 से लेकर 14000 आरपीएम तक। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना? वो डी हो जाएगा। 40 के जो है वो डी होगा। थर्मोकपल ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए, 2 असदृश धातु। क्या है? 2 असदृश धातु। यहां पर होना चाहिए 300 से लेके जो है 1400 आरपीएम तक। क्या है? 1400 आरपीएम तक। केक बेकिंग के लिए घरेलू ओवन का तापमान निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मोस्टेट। क्या है? थर्मोस्टेट। 2 धातु वाली पट्टियां प्रयुक्त की जाती है। सही जवाब हो जाएगा थर्मोस्टेट में। अभी चालनों में विद्युत परिपथों के खोलने अथवा बंद करने के लिए धातु से बने थर्मामीटरों से यानी उपयुक्त में से सभी। रूम हीटर की हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित का बना होता है। सही जवाब हो जाएगा नाइक्रोम का बना होता है रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट। किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव में कौन सा गुण होना चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोधकता। वाटर कूलर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा फ्रेओन। क्या है? फ्रेओन। 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग में आता है। 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का बिल जो है वो क्या होगा? 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग होता है यानी 4 यूनिट प्रतिदिन उठता है। 30 दिन उठा है तो यानी कितना उठ गया है? 120 यूनिट उठ गया है। और 35 पैसे प्रति यूनिट यानी 35 350 हो गया। ये 10 का फिर 3500 हो गया। और उसके बाद 35 दूना 70, ये हो गया 35 7 0 और 2 सुना यानी हमारा जो हो जाएगा कितना? लगभग जो आंसर आ जाएगा 47 के वो डी आएगा। इनमें से कोई नहीं। क्या है? कोई नहीं। लगभग कितना आ जाएगा? 35 रुपये जो है 35 पैसे है तो 3570 पैसा हो गया। ये टोटल उठा है और इसमें से कोई आंसर नहीं है यानी 35 रुपया 70 पैसा डी हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक आयरन को 2 पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई हो रही है और यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो जाए तब क्या हो जाएगा? तब इसका उष्मन प्रभाव वही रहेगा। घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम किससे नियंत्रित होता है? आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट से। क्या है? थर्मोस्टेट से। विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित के बनते हैं और इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम के बनते हैं। क्या? नाइक्रोम के
बनते हैं। अब आइए अगला चैप्टर देखते हैं, विद्युत अपघटन सेल और बैटरी, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस सेल एंड बैटरी के प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी ज्यादा इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि 4 सेलों को जिनमें से प्रत्येक ईएमएफ ई का है श्रेणी में जोड़ा जाता है, इस यौगिक का प्रभावी ईएमएफ क्या होगा? तो ये 4 ई हो जाएगा। श्रेणी क्रम में अगर जुड़ता है तरह तो ये क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा, यानी 4 ई हो जाएगा। 1.5 वोल्ट के 4 सेल समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, इनकी निर्गत आउटपुट वोल्टता जो है वो क्या हो जाएगी? तो वो 1.5 वोल्ट ही रहेगी। क्या है? 1.5 वोल्ट ही रहेगी। दूसरा के ए हो जाएगा। लेड एसिड बैटरी की एक सेल द्वारा सप्लाई की गई वोल्टेज लगभग होती है, तो वो होती है कितना? 2 वोल्ट। क्या है? 2 वोल्ट। एक लेड एसिड बैटरी की एक सेल द्वारा सप्लाई की गई वोल्टेज लगभग कितना है? 2 वोल्ट। ध्यान रखिएगा, लेड एसिड बैटरी है। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक निर्भर करता है किस पे? तो इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर। इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर 2 आवेश जिन्हें निर्वात में रखा गया है पर कोई आकर्षण बल F लगाया गया है। यदि इन आवेशों के बीच कांच की एक प्लेट के बराबर 6 को रखा जाता है तो बल अब क्या हो जाएगा? तो बल जो हमारा हो जाएगा 6F हो जाएगा। क्या है? 6FB हो जाएगा। सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होती है और इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक प्लेट से 1 अधिक होता है। धनात्मक प्लेट से 1 अधिक होता है ऋणात्मक प्लेटों की संख्या। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया विपर्यायी नहीं होती है कहलाता है। आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल। बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को खाली स्थान में संयोजित किया जाता है। आंसर हो जाएगा समानांतर में। क्या है? समानांतर में संयोजित किया जाता है बैटरी के एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए। लेड एसिड सेल की तुलना में निकेल आयरन सेल की दक्षता कम होती है क्योंकि? आंसर हो जाएगा इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो उच्च होता है। क्या है? उच्च होता है। शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है? विध्रुवक का कार्य करता है। सही आंसर होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। वोल्टाइक अथवा लैक्लांसियस सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एकत्र होना क्या है? ध्रुवाच्छादन कहलाता है। क्या है? ध्रुवाच्छादन कहलाता है। लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य होता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। क्या है? उत्क्रमणीय होती है। एक 144 एम्पियर आवर बैटरी 8 एम्पियर करंट लगभग कितने घंटों तक प्रदान कर सकता है? 8 एम्पियर। तो सिंपल सी है, इसको क्या है 144 को है बटा 8 से भागा दीजिए तो एक बार में होगा कितना? 4 2 6 64 88 64 18 घंटे। आंसर जो हमारा हो जाएगा 13 के डी हो जाएगा। निकेल आयरन सेल होता है और इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंडरी सेल होता है। यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो हो जाएगा क्या? तो आंसर हो जाएगा बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए। अगला है चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। आंसर हमारा हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। वैद्युतिक अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान जो है वो क्या है? करंट के परिमाण IT और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। डी हो जाएगा। क्या है? डी। इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेटलेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो सकता है जो खाली स्थान कहलाता है। आंसर हो जाएगा स्थानीय क्रिया। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है और इसका आंसर होगा आपेक्षिक घनत्व के रूप में। प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर सी होगा। द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ है क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। निम्न प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेड एसिड सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में। क्या है? लेड एसिड सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में। किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है उसकी प्लेट्स के क्षेत्रफल पर ए हो जाएगा। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो हो जाएगा क्या है? बढ़ जाता है। चित्र में दर्शाए गए परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल ER जो है वो कितना होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 6 वोल्ट हो जाएगा। क्या है? 2 2 4 2 6 ये जुड़ जाएगा। ER जो हमारा हो जाएगा वो 6 वोल्ट के बराबर होगा। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में किस विधि से बैटरी आवेशित की जा रही है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि से किया जा रहा है।
निम्न में कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है? प्राथमिक सेल नहीं है तो डेनियम सेल प्राथमिक है, लैक्लांस भी है और शुष्क सेल प्राथमिक। लेड एसिड सेल जो है वो प्राथमिक सेल नहीं है। चित्र में 1.5 वोल्ट के 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्लस और माइनस टर्मिनल्स के आर पार जुड़ा वोल्ट मीटर निम्न माप दर्शाता है। तो यहाँ होगा 1.5, 3, 3, 6 और ये 3 जो है 9। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी होगा, 9 वोल्ट। किसी बैटरी में चार्जिंग का लेवल ज्ञात किया जा सकता है और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व माप कर। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व माप कर। नेक्स्ट प्रश्न एक सौर सोलर बैटरी है और इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टाइक सेल। क्या है? फोटोवोल्टाइक सेल। लेड एसिड बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में प्रकट की जाती है और इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर घंटे में। क्या है? एम्पियर आवर में। बैटरी वजन में काफी भारी होती है, उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण उसकी प्लेटें जो शीशे की बनी होती है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बैटरी एक जो है द्वितीयक प्रकार सेल का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा जिंक क्लोराइड। क्या है? जिंक क्लोराइड। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी सेल है? सेकेंडरी सेल है तो लेड एसिड सेल जो है सेकेंडरी है। बाकी डेनियल सूस का सोलर जो है वो क्या है? प्राइमरी है, प्राइमरी है। अगला है अम्ल युक्त सीसा संचायक बैटरी को हम बाहर से साफ क्यों रखते हैं? आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट होने की संभावना से बैटरी को बचाने के लिए। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य है। आंसर हो जाएगा गंधक का अम्ल। जल के विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन संचित होता है। आंसर हो जाएगा एनोड पर। पुनः आवेशित होने वाली रिचार्जेबल बैटरी में रासायनिक ऊर्जा की कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। सही जवाब हो जाएगा वो है कार्बन का। किसी बैटरी का बाहरी खोल अधिकतर बना होता है और इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक या रबर का। किसी बैटरी की क्षमता खाली स्थान पर निर्भर करती है। इसका आंसर हो जाएगा डिस्चार्ज की दर। एक संचायक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व होता है तो वो होता है 1.250 से 1.280। निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज सेल के रूप में कार्य करता है? आंसर हो जाएगा लेड एसिड सेल। शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा बी जिंक। लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट घनत्व समानता इसके खाली स्थान के मापदंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा आवेशन की स्थिति। वैद्युत ऊर्जा व्यक्त की जाती है निम्नलिखित के द्वारा। क्या है? निम्नलिखित के द्वारा तो शक्ति गुना समय। यदि 6 वोल्टता की 2 बैटरी समानांतर क्रम में संयोजित की गई है तो उनका विभवांतर होगा 6 वोल्ट। विद्युत से आवेशित होने का सुनिश्चित प्रमाण आकर्षण की अपेक्षा विकर्षण होता है, क्योंकि एक आवेशित वस्तु केवल एक विपरीत आवेश से आवेशित वस्तु को ही आकर्षित करती है, यानी 48 के बी हो जाएगा। विभव मापी तार पर विभव ग्रेडियंट है तो ईएमएफ 1.5 वोल्ट की सेल के विरुद्ध तार की बैलेंसिंग लंबाई जो होगी वो क्या होगी? तो वो है 250 सेंटीमीटर। भारतीय रेलों में एसी ट्रैक्शन में प्रयोग किया जाने वाला वोल्टेज है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 25,000 वोल्ट। क्या है? 25,000 वोल्ट है। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो कॉमन के डी, फैराडे नियम। समान विभव सतह पर एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बढ़ाने में जो है वो कोई कार्य नहीं होता है। एक पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों पर सक्रिय पदार्थ जो होगा वो क्या होगा? लेड पेरोक्साइड और शुद्ध लेड सी होगा। बैटरी बॉक्स किस पदार्थ से बनता है? और इसका आंसर होगा कठोर रबड़। कार में प्रयोग होने वाले बैटरी की विशेषता क्या है? आंसर होगा कम समय के लिए अधिक धारा की क्षमता। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? आंसर हो जाएगा सी, सीसा। लेड एसिड सेल में किस तरह की ऊर्जा संचित होती है? आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। निकिल आयरन सेल क्या है? निकिल आयरन सेल जो है वो क्या है? तो बेट सेकेंडरी सेल। एक 100 एम्पियर आवर क्षमता की बैटरी को 8 एम्पियर की धारा लगभग खाली स्थल तक देनी चाहिए और इसका आंसर हो जाएगा 12 घंटे। किसी एल्कलाइन सेल क्षारीय सेल को 12 घंटे तक 40 एम्पियर की नियत धारा पर धनावेशित किया जाता है। इसे अपनी समान आवेशित अवस्था में लाने के लिए 20 घंटे तक 3 एम्पियर की नियत धारा की आवश्यकता होती है। तो एम्पियर आवर की क्षमता की गणना कीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 80% लगभग आएगा। निकेल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट खाली स्थान से बनी होती है।
आंसर हो जाएगा निकेल हाइड्रोक्साइड। बैटरी चार्जर खाली स्थान होता है, आंसर हो जाएगा डिस्टकारी रेक्टिफायर। बूस्ट चार्जिंग खाली स्थान चार्ज करने की प्रक्रिया है, तो वो हो जाएगा कम समय तक उच्च धारा पर, यानी सी। यदि किसी दी गई बैटरी को अंकित वोल्टेज 1.2 वोल्टेज है तो इसमें प्रयुक्त सेल किस प्रकार का है? इसका आंसर हो जाएगा निकेल कैडमियम। लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है लिथियम आयन। क्या है? लिथियम आयन। निरंतर वोल्टेज प्रणाली में स्थिर करंट प्रणाली की तुलना में चार्ज का समय क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा यह लगभग आधा हो गया है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के पीछे सिद्धांत खाली स्थान है, तो वह है लॉन्च के नियम। 6 वोल्ट 6 एम्पियर आवर पर कार्य कर रहे किसी 10 गुना 0.25 वाट एलईडी वाले बैटरी लैंप को अनुमानित कार्यावधि रन टाइम कितनी होगी? और इसका आंसर हो जाएगा 14 घंटे होगी। क्या है? 14 घंटे। इलेक्ट्रोमोटिव बल ईएमएफ है प्रदान की गई ऊर्जा जो सेल प्रति कोलम के प्रभार के माध्यम से गुजरती है, इसे खाली स्थान में मापा जाता है, आंसर हो जाएगा वोल्ट्स में। धारा नियंत्रण यानी करंट कंट्रोल मोड का प्रयोग खाली स्थान किया जाता है, आंसर हो जाएगा बैटरी की सतत यानी कांस्टेंट चार्जिंग के लिए। बैटरी संतुलन परिपथ बैटरी बैलेंसिंग सर्किट खाली स्थान में वृद्धि करता है, आंसर हो जाएगा बैटरी के जीवन काल। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है? आंसर हो जाएगा ए लिथियम सेल। एक बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है, यदि 0.75 एम्पियर की धारा उत्पन्न की जानी हो तो बैटरी का विद्युत वाहक बल ईएमएफ कितना होना चाहिए? आंसर हो जाएगा 15 वोल्ट। निम्नलिखित में से किस बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा लेड एसिड। जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह क्या दर्शाता है? आंसर हमारा हो जाएगा धारा का रासायनिक प्रभाव। 2 वोल्ट और 4 एम्पियर आवर के 4 सेलों को समानांतर क्रम में जोड़कर बनाई गई बैटरी का कुल वोल्टेज कितना होगा? आंसर हो जाएगा 2 वोल्ट। स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए आवश्यक समय जो होगा वो क्या है? घटकर लगभग आधा रह जाता है। नियत वोल्टेज चार्जर निम्नलिखित में से किसमें मदद करता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो तेजी से चार्ज करने में। निम्नलिखित में कौन एक रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा अल्कली जो है रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है। चार्ज करते समय लेड एसिड विद्युत अपघट्य के विशिष्ट घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? और इसका आंसर हो जाएगा यह बढ़ जाता है। क्या है? बढ़ जाता है। तांबे का 0.1 ग्राम तुल्यांक जमा करने हेतु ताम्र इलेक्ट्रोड युक्त CuSO4 विलयन से गुजरने वाले विद्युत की मात्रा होनी चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा 9650 कूलम्ब होनी चाहिए। 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी से जुड़े एक प्रतिरोध में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिपथ को 5 सेकंड के बाद वियोजित कर देते हैं। उपयुक्त के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही जो है वो नहीं है? तो हो जाएगा बी, बैटरी द्वारा विकसित ऊर्जा 150 जूल है। 5 सेंटीमीटर के गोले पर 11.18 ग्राम चांदी के निक्षेप के लिए कितनी विद्युत मात्रा की आवश्यकता होगी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1 गुना 10⁴ कूलम। यदि बैटरी का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफी बड़ा है तो सर्वोत्तम वर्गीकरण पद्धति जो होगा वो क्या होगा? तो होगा श्रेणी क्रम। 3 सेलों में से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E तथा प्रतिरोध R है। इन्हें प्रतिरोधक R के साथ समानांतर क्रम में संयोजित किया गया है, अतः संयोजन में से प्रवाहित धारा का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3E/3R प्लस स्मॉल r। क्रोमियम प्लेटिंग में एनोड किस पदार्थ का होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीसा का। विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित कर लवण के पतले विलयन से धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं, और इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोबीनिंग। क्या है? इलेक्ट्रोबीनिंग। एल्युमिनियम को आकर्षक बनाने हेतु प्लेटिंग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा निकेल का प्लेटिंग किया जाता है। अम्ल ताम्र इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बाथ कंपोजिशन खाली स्थान होना चाहिए, आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4A होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के विलयन में घन आयन होता है, आंसर हो जाएगा ऋणात्मक ढंग से आवेशित। लोड सेल है एक, क्या? तो आंसर हो जाएगा 92 के क्या हो जाएगा बी, फोटोवोल्टाइक सेल। सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ हो सकती है, सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ हो सकती है, और इसका आंसर हो जाएगा 2 से 5 वर्ष, 2 से 5 वर्ष हो सकती है।
अगला चैप्टर है इल्यूमिनेशन से। पहला प्रश्न है कि फिलामेंट लैंप आमतौर पर खाली स्थान के पावर फैक्टर पर काम करता है या फिलामेंट लैंप समान रूप से किस पावर फैक्टर पर संचालित होते हैं। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है एकांक पे। कौन से लैंप का सबसे अच्छा कलर रेंडरिंग इंडेक्स है, CRI है। कलर रेंडरिंग इंडेक्स है, CRI होता है। और इसका आंसर हो जाएगा इनकैंडिसेंट लाइट का। क्या है? इनकैंडिसेंट लाइट का। पारंपरिक फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट में चोक कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा सप्लाई फेज के साथ जो है वो सीरीज में। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में। अगला है किस हैलोजन फ्लड लैंप का वाइजर खाली स्थान से बना होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कांच। प्रकाश का रंग निर्भर करता है, प्रकाश का रंग जो है वो निर्भर करता है। और इसका आंसर जो होगा वो है तरंगदैर्ध्य पे। और किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे। यानी आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा इंग्रेंस प्रोटेक्शन रेटिंग क्या होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, IP65। क्या है? IP65 होता है। शीत कैथोड डिस्चार्ज या अनावेशन विधि का उपयोग इसमें किया जाता है। और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? नियॉन लैंप। नियॉन साइन नली के 12 मिलीमीटर व्यास में से प्रवाहित होने वाली धारा होती है। सही जवाब होगा 20 मिली एम्पियर। एक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL का औसत कार्यकाल कितना होता है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है 8000 घंटे। क्या है? 8000 घंटे। प्रतिदीप्ति लैंप के लिए एक अलग प्रकार का स्टार्टर व सॉकेट की जरूरत पड़ती है, यह क्या कहलाता है। और इसका आंसर जो हो जाएगा प्री हीट। क्या है? प्री हीट। ट्यूब लाइट में चोक का कार्य खाली स्थान को प्रेरित करना है। आंसर हो जाएगा उच्च वोल्टेज व धारा सीमित करना। सी हो जाएगा। क्या है? सी। निम्नलिखित में कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देगा। सही आंसर होगा सोडियम वेपर लैंप। 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत है कितना है? तो लगभग 5 से 7 वाट। जब सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन किया जाता है तो यह किसी उपस्थिति के कारण लाल रंग का प्रकाश देता है। आंसर हो जाएगा नियॉन की उपस्थिति के कारण जो है लाल रंग का प्रकाश देता है। 15 के जो हो जाएगा सी हो जाएगा। सोडियम वेपर लैंप की ट्यूब में भरा जाता है। क्या भरा जाता है? तो सोडियम पाउडर प्लस नियॉन गैस। हैलोजन लैंप में फिलामेंट काम आता है। आंसर हो जाएगा टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन। M80 टाइप लैंप का पूरा नाम क्या है। आंसर हो जाएगा मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप। MB टाइप लैंप का पूरा नाम होता है। आंसर हो जाएगा मरकरी बायोनेट कैप टाइप। मरकरी बायोनेट कैप टाइप। CFL लैंप का पूरा नाम होता है। सही आंसर जो हो जाएगा वह है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। समान बल्ब की तुलना में प्रतिदीप्ति नली जो है आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा अधिक प्रकाश देती है। समान बल्ब की तुलना में प्रतिदीप्ति नली यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है अधिक प्रकाश देती है। जब प्रतिदिन दीप के साथ शक्ति गुणांक पावर फैक्टर सुधारने के लिए संधारित कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वो 100%। छोटे बल्बों की एक लड़ी में 5 समानांतर पथ है और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करना है तो फ्लैशर बल्ब का धारा मान होगा। क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एक बल्ब की धारा मान का 1/4 होगा। 23 के यानी सी हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में फ्लैशर बल्ब कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा वो है सी। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी हुई होती है। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की। और इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रतिक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है। तो वो किया जाता है मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड के द्वारा। नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता निर्भर करती है। आंसर हो जाएगा नली की लंबाई पर। नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वो है गैस विसर्जन प्रभाव। गैस विसर्जन प्रभाव। नियॉन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मुख्य स्विच के साथ। मुख्य स्विच के साथ। एक प्रतिदीप्त दीप को चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो गई है, इसका क्या परिणाम होगा। और इसका आंसर हो जाएगा दीप का पुनः चालू करने पर उसका तंतु फूक जाएगा। ए हो जाएगा। प्रदीपन इंजीनियरिंग में परावर्तन कारक रिफ्लेक्शन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश में अनुपात। आंसर हो जाएगा डी।
एक 250 वोल्ट लैंप का फ्लैक्स 3000 ल्यूमेन है जो 0.8 एम्पियर 250 वोल्ट के मेंस से लेता है। इसकी ज्योति दक्षता कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 15 ल्यूमेन पर वाट। सी हो जाएगा, क्या है? सी हो जाएगा। किसी क्षैतिज पर एक ही स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रतिदीप्ति विभिन्न बिंदुओं पर खाली स्थान से परिवर्तित होती है। आंसर हो जाएगा cos क्यू थीटा से, क्या है? cos क्यू थीटा से। सी हो जाएगा 33 के सी। किस रंग का तरंगदैर्घ्य पीले तथा नीले रंग के प्रकाश के मध्य होती है? आंसर हो जाएगा हरा। प्रदीपन के अध्ययन के अंतर्गत आता है, क्या आता है? तो होगा बी, लाइटिंग सिस्टम की डिजाइन तैयार करना। लाइटिंग सिस्टम की डिजाइन तैयार करना। एक कैंडेला की ज्योति तीव्रता वाले किसी प्रकाश स्रोत द्वारा इकाई धन कोण में उत्सर्जित जो है, इकाई धन कोण में उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स कहलाता है। और इसका आंसर हो जाएगा 1 ल्यूमेन। किसी सतह का प्रदीपन है, आंसर हो जाएगा स्रोत से इसकी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। 16 मीटर गुना 12 मीटर के कमरे के फर्श पर 40 लक्स का प्रकाश किया जाना है। कमरे में इस प्रकाश का पैदा करने के लिए 15 मीटर लैंप की आवश्यकता है। उत्सर्जित प्रकाश का 40% फर्श पर पड़ता है। कैंडेला में लैंप की शक्ति कितनी है? आंसर जो हो जाएगा 322.21 CD। विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवश्यक प्रतिपन का ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर के संदर्भ में मिलान करना है। कौन सा सही है? तो आइए मिलान करते हैं। प्रिंसिशन वर्ग के लिए अगर कहा जाए तो 500 से अधिक। फाइन एग्रेविंग की अगर बात किया जाए तो वो है 200 से 500। प्रूफ रीडिंग की अगर बात किया जाए तो 100 से 200। क्या है? प्रूफ रीडिंग ले 100 से 200। ऑडिटोरियम की अगर बात किया जाए तो 20 से 40। रेलवे प्लेटफॉर्म और कॉरिडोर्स की अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 से 10। आंसर जो हमारा हो जाएगा 39 के बी हो जाएगा। एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी स्क्रू संपर्कों को हमेशा निम्न से जोड़ना चाहिए। तो होगा परिपथ के स्विच हाफ तार से। HPMB दीप उत्पन्न करता है और इसका आंसर हो जाएगा 50 ल्यूमेन पर वाट। एक ही स्रोत द्वारा प्रकाशित क्षैतिज सतह के विभिन्न बिंदुओं पर रोशनी किस कारण भिन्न होती है? सही आंसर हो जाएगा cos क्यू से। क्या है? cos क्यू कोण से। पार्क जैसे खुले स्थानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है जो ऊर्ध्वाधर रूप से काम करने वाली हो? तो इसका आंसर जो होगा मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप से उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा पीला प्रकाश। निम्न में से किस एक पर नियॉन साइन ट्यूब से प्रवाहित धारा जो है निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा ट्यूब का व्यास। डायरेक्ट लाइटिंग योजना अधिक प्रभावशाली है परंतु यह उत्पन्न करता है, ये उत्पन्न करता है क्या है? चमक और गहरी परछाई ए और बी दोनों। 240 वोल्ट की आपूर्ति में 6 वोल्ट के बल्ब को संचालित करने के लिए खाली स्थान बल्ब की आवश्यकता होगी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सी 40। ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन क्या है? तो होगा प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक बी। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में किस क्रम में चौक का संयोजन किया जाता है? आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। क्या है? श्रेणी क्रम में। नियॉन साइन ट्यूब की आयु होती है, कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 10,000 कार्य घंटे, यानी ए होता है। चलिए अब अगला चैप्टर चलते हैं। अगला चैप्टर है यर्थिंग। यर्थिंग का पहला प्रश्न देखते हैं। कितने वोल्टेज के लिए ठोस भू संपर्कन का इस्तेमाल किया जाता है? कितने वोल्टेज के लिए ठोस भू संपर्कन का इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 660 वोल्ट से कम। निम्नलिखित में कौन सा मीटर इंसुलेशन परीक्षक के रूप में जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा मेगर। क्या है? मेगर। अर्थिंग वायर आमतौर पर बना होता है, क्या है? बना होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? तो तांबा का। रेतीले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अर्थिंग के प्रकार खाली स्थान। आंसर हो जाएगा रॉड। एक विद्युत SYM में लाइन और भू संपर्कन के बीच लगाए जाने वाले तड़ित रोधन का क्या कार्य होता है? और इसका सही आंसर होगा बी, टर्मिनल उपकरण को ट्रेवलिंग सर्ज के विरुद्ध सुरक्षा। भूमि प्रतिरोध ग्राउंड रेजिस्टेंस को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि यह खाली स्थान हो। आंसर हो जाएगा जितना संभव हो उतना निम्न। निम्नलिखित में कौन इंगित नहीं करेगा कि परिपथ वायरिंग निरंतर है या नहीं? आंसर हो जाएगा आवृत्ति मीटर। किसी मशीन के विभिन्न भागों को शून्य विभव पर रखने के लिए इन्हें खाली स्थान रखना आवश्यक है। आंसर हो जाएगा भू संपर्कित। क्या है? भू संपर्कित। आई नियम 1956 के अनुसार प्रत्येक विद्युतमय चालक और भू संपर्कन के बीच 1 मिनट की अवधि के लिए लगाए गए 500 वोल्ट के वोल्टेज पर मध्यम और निम्न वोल्टेज वाले इंस्टॉलेशनों का विद्युत रोधन प्रतिरोध कम से कम खाली स्थान होगा।
आंसर जो होगा 1 मेगा ओम। चालक तार एवं पृथ्वी के बीच विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा 50 पर परिपथ में बिंदुओं की संख्या मेगा ओम में सी, 10 के सी। भू संपर्कन का उद्देश्य क्या है? तो वो है भूमि को जितना कम से कम हो उतना निम्न प्रतिरोध प्रदान करना। मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि प्रतिरोध खाली स्थान है। सही आंसर हो जाएगा बी, घटती है। क्या है? घटाती है। मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि प्रतिरोध घटाती है। निम्नलिखित में दैनिक उपयोग के उपकरणों में से किसे भू संपर्कन की जरूरत नहीं होती है? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर के बी। सभी खाली स्थान के लिए डबल अर्थ जरूरी है। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो बी, मोटर के लिए डबल अर्थ जरूरी है। आपने अर्थ प्रतिरोध टेस्टर का 4 पठन लिया। टेस्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रोड के आसपास कांटे को भिन्न भिन्न स्थान पर रखा तथा प्रथम टेस्ट की तरह इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को समान रखा है। यह प्रतिरोधक मान 3 ओम, 2.4 ओम, 2.30 ओम, 1.9 ओम है। तो किस मान को आपको मानना चाहिए? और इसका आंसर जो हो जाएगा चारों मानों का औसत। अर्धचालक खाली स्थान को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध करता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा लीकेज धारा। पाइप अर्थिंग में गैल्वेनाइज आयरन पाइप का न्यूनतम व्यास होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 38.0 मिलीमीटर। अर्धचालक खाली स्थान को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध करता है। सही जवाब हो जाएगा लीकेज धारा। आईएस कोड के अनुसार अर्थिंग के लिए किस रंग के तार की संस्तुति दी जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा हरा। अर्थिंग के लिए उपयोग होने वाले रॉड या पाइप इलेक्ट्रोड का साइज निम्नलिखित लंबाई से कम नहीं होनी चाहिए। सही जवाब होना चाहिए 2.5 एम। निम्न में से कौन सी घरेलू प्रतिष्ठान के लिए 5 एम्पियर क्षमता वाले कॉपर अर्थ सत्यता चालक का न्यूनतम आकार है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर। आईएसआई संहिता के अनुसार कॉपर अर्थ प्लेट की न्यूनतम बीमा खाली स्थान है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर गुना 3.18 मिलीमीटर सी। बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित को सदैव सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी, इंस्टॉलेशन की सुरक्षा। प्लेट अर्थिंग में प्लेट निम्नलिखित की बनाई जाती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा जस्तीकृत लोहा या कॉपर। पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास होता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा 38 मिलीमीटर। किसी स्थापन भू संपर्कन प्रतिरोध कम करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा अनेक भू इलेक्ट्रोड समांतर में जोड़ना, बी। भू संपर्कन निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा मानव। क्या है? मानव। 2 भू संपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 2 मीटर होनी चाहिए। पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? और इसका आंसर होगा छोटे आकार की एअर्थ प्लेट्स का उपयोग। 3 फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। आंसर हो जाएगा दोहरा भू संपर्कन। क्या है? दोहरा भू संपर्कन। अर्थिंग पीट में चारकोल और साल्ट प्रयोग करने का प्रयोजन है। वो क्या है? तो वो है इनमें से दोनों। अर्थ इलेक्ट्रोड को गीला रखना और चालनकारी बनाए रखना। अर्थ प्रतिरोध कम करने के दृष्टिकोण से अच्छे भू संपर्कन के साथ अर्थिंग पाइप या प्लेट के संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करना, सी हो जाएगा। VIR बायरो में कॉपर चालक का सदैव टिंड यानी अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है, जिसका प्रयोजन क्या है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो है कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना। धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, खाली स्थान का उपयोग कर जो है रोका जा सकता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा भू संपर्कन यानी अर्थिंग। अर्थिंग का उपयोग करके रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी उद्योग में 3 फेज मोटर लोड और प्रकाश लोड 3 फेज में असंतुलित तौर पर वितरित है। इस उद्योग में 3 फेज 4 वायर सिस्टम द्वारा पावर की सप्लाई दी जा रही है और TPN स्विच फ्यूज द्वारा नियंत्रित है। यदि न्यूट्रल लिंक ढीला हो और आगम सप्लाई का न्यूट्रल चालक इस व्यवस्था से होकर जाए तब निम्नलिखित में से क्या होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा मोटरें ठीक ठाक चलेगी, लेकिन कुछ लैंप मंद प्रकाश दे और कुछ अधिक प्रकाश देंगे, यहाँ तक कि वे फ्यूज हो सकते हैं। आंसर हो जाएगा डी। विद्युत संबंधी कार्य करते समय खाली स्थान से बिजली का झटका यानी इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं है।
इसका सही आंसर हो जाएगा सूखी लकड़ी। जीवन वायर्स अर्थात जीवन तारे क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा जंग मुक्त है। क्या है? जंग मुक्त है। एक 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थिंग का। क्या है? अर्थिंग का। अब आइए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है वैद्युतिक सहायक सामग्री यानी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। पहला प्रश्न है कि एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर होता है, कितना होता है? 1.1 होता है। एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.1। निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा कॉटेज फ्यूज। क्या है? कॉटेज फ्यूज का। एक परिपथ फ्यूज एवं तापीय अतिभार रिले TOLR द्वारा संरक्षित होता है। शॉर्ट सर्किट दोष की दशा में जो है वो क्या होगा? फ्यूज पहले प्रचालित होगा। एचआरसी फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय क्या होता है? आंसर हो जाएगा आर्कन काल। क्या है? आर्कन काल। बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए जो निम्न होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है 0.81। यद्यपि किसी विद्युत प्रतिष्ठान का ICDP स्विच बंद अवस्था में है तो भी स्विच में संयोजित भार समान रूप से कार्य कर रहा है, इसका कारण क्या है? और इसका कारण है स्विच में L व E के बीच भू दोष। A हो जाएगा। 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा अधिक क्षरण यानी लीकेज धारा वहन कर सके। 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए समानता प्रयोग किया जाने वाला स्विच जो है वो क्या है? ICTP 8 के A हो जाएगा। लघु रूप परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है। आंसर हो जाएगा भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में। 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किस लिए प्रदान की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा भू संपर्कन प्रदान करने के लिए। भू संपर्कन प्रदान करने के लिए। 15 एम्पियर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डीपी स्विच के द्वारा। क्या है? डीपी स्विच के द्वारा। किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है तापमान नियंत्रित करना है। स्विचों को खाली स्थान एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा कंट्रोलिंग। क्या है? कंट्रोलिंग एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया। निम्नलिखित में किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं होता है? सही जवाब हो जाएगा वो है स्टेनलेस स्टील का। इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा वो है द्विष्ट धारा। चुंबकीय अतिभार रिले को तापीय अतिभार रिले के द्वारा किस प्रकार तुलना की जाती है? सही जवाब हो जाएगा धीमा। MPCB का पूरा नाम क्या है? तो वो है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। स्विचों को खाली स्थान एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सही जवाब हो जाएगा कंट्रोलिंग एसेसरीज के रूप में। प्रगलन घटक हमेशा होना चाहिए। आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। सुरक्षा उपकरण के तौर पर इनमें से किसका प्रयोग में लाते हैं? सही जवाब होगा सभी विकल्प को। क्या है? फ्यूज, रिलेज, MCB सभी का। 1.5 टन कंडीशनर के लिए किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 20 एम्पियर का। क्या है? 20 एम्पियर का। रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाली तार को कहा जाता है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जम्फर। मोटर परिपथ में फ्यूज लगाने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है लघु परिपथ सुरक्षा। क्या है? लघु परिपथ सुरक्षा। 23 के B हो जाएगा। फ्यूज तार के खाली स्थान प्रभाव से प्रचालित होता है। आंसर हमारा हो जाएगा वो है C ऊष्मीय। फ्यूज का मान व्यक्त किया जाता है और इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा वो है धारा में। किस में व्यक्त किया जाता है? धारा में। DC मोटर या DC परिपथों के लिए MCB किस रंग की नॉब वाली होते हैं? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है काले रंग की नॉब वाली। रेलवे में सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा एयर ब्रेक परिपथ वियोजक। एयर ब्रेक परिपथ वियोजक। निम्न में से किस परिपथ भंजकों में उच्च विश्वसनीयता व नगण्य देखरेख होती है? और इसका आंसर हो जाएगा SF6 परिपथ भंजक। बिजली के झटके से बचने के लिए सुरक्षा के अंतिम उपाय की व्यवस्था सर्किट के बिजली आपूर्ति पक्ष के बजाय स्वयं उपकरण पर की जा सकती है। इस सुरक्षा को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन। क्या? ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन। बुखोज रिले। बुखोज रिले जो है, बुखोज रिले एक खाली स्थान संचालित रिले है और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है गैस संचालित रिले है। थर्मल रिले किस सिद्धांत पर काम करता है? और इसका सही आंसर होगा ऊष्मा प्रभाव पे।
निम्नलिखित में कौन सी सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, बल्क वायल सर्किट ब्रेकर। बल्क वायल सर्किट ब्रेकर। घरेलू वायरिंग और छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपायों हेतु निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो वो है एमसीबी। SF6 का परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है वो होता है तेल परिपथ वियोजक में प्रयुक्त तेल से कम होता है। मोटर परिपथ में फ्यूज क्या प्रदान करता है? और इसका आंसर हो जाएगा लघु परिपथ संरक्षण। डीले फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा मोटर्स और ट्रांसफार्मर के ए और बी दोनों। नेक्स्ट है फ्यूज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन हमें गलत है वो बताना। यह शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है, तो ये हमारा जो है वो गलत है, बी हो जाएगा गलत। फ्यूज परिवेश के तापमान से स्वतंत्र होता है, सही है। केवल सिंगल पोल वर्जन उपलब्ध है, सही है। यह संवाही पदार्थों के इलेक्ट्रिकल और थर्मल गुणधर्मों पर काम करता है, ये भी सही है। 3 से 4 सेकंड तक अपने मान के दुगने धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज खाली स्थान होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा HRC। क्या है? HRC हाई रैप्चिंग जो है वो कैपेसिटर होता है, यानी HRC फ्यूज होता है। इनमें से क्या कम वोल्टेज वाले सिस्टम में ज्यादा करंट के लिए जो है सबसे किफायती सुरक्षा है? इनमें से क्या कम वोल्टेज वाले सिस्टम में ज्यादा करंट के लिए सबसे किफायती सुरक्षा है? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिवायरेबल फ्यूज। क्या है? रिवायरेबल फ्यूज। हाई रैप्चिंग करंट फ्यूज में कट ऑफ और फाइनल करंट 0 के बीच के समय को खाली स्थान कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आर्किंग टाइम। उष्मा रिले खाली स्थान के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो किस पे? तापन प्रभाव पे। किस परिपथ ब्रेकर के कार्य में संपीड़ित वायु की आवश्यकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ABCB। क्या है? ABCB। खाली स्थान के मामले में घरेलू वायरिंग में MCB सप्लाई ट्रिप कर देता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ओवर करंट। क्या है? ओवर करंट। रीवायरेबल फ्यूज वायर के रूप में किस सामग्री का प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा लेड का। विद्युत परिपथों को अति तापन से किसके द्वारा बचाया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा फ्यूज से। क्या है? फ्यूज से। DC सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्नलिखित में लगाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर दोनों। ऐसा फ्यूज जो कि निर्धारित विद्युत धारा के मान से काफी अधिक धारा भी केवल कुछ क्षणों के लिए सह सके कहलाता है। आंसर हो जाएगा HRC फ्यूज। क्या है? HRC फ्यूज। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा से कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती है यदि उसकी मात्रा अगर होगी कितना? तो 1 मिली एम्पियर से कम। HRC फ्यूज से तात्पर्य क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा हाई रैप्चिंग कैपेसिटी फ्यूज। HRC का पूरा नेम क्या है? हाई रैप्चिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है, ना कि हाई रैप्चिंग करंट। क्या है? हाई रैप्चिंग कैपेसिटी फ्यूज, यानी बी होता है, 49 के बी होगा। 3 फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग में निम्नलिखित स्विच का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा 1CTP। ICTP 1 से में ICTP। HRC फ्यूज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो लघु परिपथ सुरक्षा। नियमानुसार किसी स्थापन में क्षरण धारा पूर्ण भार धारा के कितने भाग से अधिक नहीं होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 1/5000 पार्ट, सी। घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र का। वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र का। अब आइए अगले चैप्टर देखते हैं, घरेलू एवं औद्योगिक जो है वायरिंग, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग। पहला प्रश्न है कि मेन से आपूर्ति को अनेक शाखाओं में ले जाने के लिए वायरिंग प्रणाली 3 प्रकार के प्रयुक्त की गई है। IEA नियमानुसार प्रत्येक मंजिल के क्षेत्रफल तथा उसके भाग के लिए रिंग मुख्य परिपथ होना आवश्यक है। यह क्षेत्रफल कितना है? आंसर हो जाएगा 150 वर्ग मीटर। वायरिंग की केवल एक ही ऐसी किस्म है जिसकी योजना भवन निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व ही बनानी पड़ती है और निर्माण के साथ साथ संपन्न की जाती है। सही आंसर होगा गुप्त कंड्यूट वायरिंग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः खाली स्थान के लिए किया जाता है। सही जवाब है घरेलू वायरिंग। प्रकाश एवं पंखे उप परिपथ में प्रयुक्त तांबे के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर। एक गुप्त वायरिंग में स्विच बॉक्स में सैडल को कितनी दूरी पर स्थापित करोगे? तो आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक पावर सर्किट में प्लग पॉइंट की संख्या खाली स्थान से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है 2। टम्बलर स्विच निर्मित होते हैं
निर्मित होते हैं? वह है बैकेलाइट से। क्या है? बैकेलाइट से। प्रकाश एवं पंखे उप परिपथ में प्रयुक्त तांबे के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा वो है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। शक्ति उप परिपथ में प्रयुक्त तांबे के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए और इसका आंसर हो जाएगा 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर। घरेलू और वाणिज्यिक भवनों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले लघु परिपथ विच्छेद को एमसीबी की विद्युत धारा सीमा क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक। मेंस से आपूर्ति को अनेक शाखाओं में ले जाने के लिए वायरिंग प्रणाली 3 प्रकार से प्रयुक्त की गई है। आईई नियमानुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल तथा उसके भाग के लिए रिंग मुख्य परिपथ होना आवश्यक है। यह क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी 150 वर्ग मीटर। बीआईएस संकेत की पहचान कीजिए जो कंड्यूट गुप्त वायरिंग को निरूपित करता है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। एसी परिपथ प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा वो है एक फेज 4 वायर सिस्टम। अस्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा क्लिट वायरिंग। वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा सरफेस कंड्यूट वायरिंग। सरफेस कंड्यूट वायरिंग। बटन पर टीआरएस केबल किसके लिए उचित होती है? सही जवाब हो जाएगा कम वोल्टेज के लिए। क्या है? कम वोल्टेज के लिए। आईई नियमों के अनुसार किसी सड़क पर प्रतिष्ठापित उच्च वोल्टता वाली ओवरहेड लाइनों के लिए ग्राउंड क्लियरेंस खाली स्थान से कम नहीं होनी चाहिए। तो वो हो जाएगा 6.1 मीटर। कौन सा फॉल्ट सममित फॉल्ट करंट को जन्म देता है? तो वो देता है 3 फेज फॉल्ट। पीवीसी का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है। ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रयोग किया जाता है सिरोपरी लाइन में। नियमों के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड को माउंट किया जाना चाहिए ताकि फर्श से स्विच बोर्ड के आधार की दूरी खाली स्थान से कम ना हो। तो वो है 1.5 मीटर। क्या है? 1.5 मीटर। छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाया जाना चाहिए? तो हो जाएगा 2.5 मीटर। वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग समानांतर खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा घरेलू वायरिंग। जीने की वायरिंग के प्रचालन के लिए खाली स्थान आवश्यक होते हैं। तो क्या होते हैं? 2 द्विध्रुवीय स्विच। एक 15 वाट क्षमता के सोल्डरिंग आयरन को निरंतरता परीक्षण के लिए टेस्ट लैंप के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। तो लैंप प्रकाशित नहीं होता है परंतु लैंप की प्रोड्स पर स्पार्क पैदा होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है सीरीज लैंप की वाटेज अधिक। एनई कोड के अनुसार न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग होना चाहिए। आंसर हो जाएगा काला। चित्र में दर्शाए गए टर्मिनल M1 तथा M2 को आपस में अंतः परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मीटर उल्टी दिशा में गति करने लगेगा। 27 के ए होगा। अगला है सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैंडल्स के बीच की दूरी खाली स्थान से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वो हमारा जो हो जाएगा 1 मीटर। कंड्यूट वायरिंग में कपलर, बैंड, जंक्शन बॉक्स एवं टीप प्रयोग किए जाने पर उक्त से प्रथम सैडल की दूरी खाली स्थान होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पर हो तो स्विच नियंत्रित फेज तार को संयोजित करना चाहिए। तो वो होगा निचले दाएं पिन से। क्या है? निचले दाएं पिन से। यदि किसी वैद्युतिक स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो तो मैगर से परीक्षण करने पर वह दर्शाएगा। कैसा दर्शाएगा? तो 0 मेगा ओम दर्शाएगा। चित्र में दर्शाया गया बेड लैंप परिपथ चालू नहीं होता है। आप पाते हैं कि स्विच 2 और 3 को दोनों स्थितियों में प्रयोग करने पर लैंप के टर्मिनल तथा प्रणाली के अर्थ पॉइंट के अक्रॉस एक वोल्टेज है। सप्लाई को बीच संयोजित करने के बाद निम्न में से किस जांच को करेंगे? आंसर हो जाएगा लैंप के न्यूट्रल कंडक्टर की निरंतरता की जांच सी हो जाएगा। बैटन वायरिंग में 19 मिलीमीटर बैटन चौड़ाई के सीधे जोड़ के लिए ओवरलैपिंग भाग की कितनी लंबाई का प्रयोग करेंगे? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 40 मिलीमीटर। चित्र के अनुसार कौन सा स्विच या स्विचेज ड्रेसिंग टेबल लैंप को कंट्रोल कर सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा स्विच नंबर 1। बैटन पर क्लिप्स का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना है। उन उपकरणों के बीच 3.6 मीटर की दूरी है। केबल को अनुप्रस्थ रूप से लगाने के लिए कितने क्लिप्स की आवश्यकता होगी? आंसर हो जाएगा 37। एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेच लगाने के लिए किस किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा रॉबल प्लग। क्या है? रॉबल प्लग। 36 के जो है डी हो जाएगा।
धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी रहती है वहां केबल को लगाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं। तो वो है धात्विक लचीली नलिका। मेन से आपूर्ति को अनेक शाखा में ले जाने के लिए 3 प्रकार की वायरिंग प्रणालियां की जाती है। आई नियमानुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल अथवा उसके भाग के लिए एक रिंग मुख्य परिपथ होना जरूरी है। यह क्षेत्रफल कितना है? आंसर हो जाएगा 100 वर्ग मीटर। ए हो जाएगा। द्रव्य यानी सामग्री और कबिल के अनुमान के लिए अधिक उपयोगी आरेख खाली स्थान होगा। द्रव्य और केबल के अनुमान के लिए अधिक उपयोगी आरेख खाली स्थान होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वायरिंग आरेख और परिपथ आरेख। घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा कहाँ स्थापित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा लाइव वायर में। क्या है? लाइव वायर में यानी मेन वायर में। पावर लाइन प्रणाली में तापीय सुरक्षा स्विच किससे बचने के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अति भार से। एक दहनशील दीवार में एक आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा वह तैयार दीवार की सतह के साथ फ्लश्ड हो। क्या है? यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा सी। 16 एम्पियर के 3 पिन सॉकेट आउटलेट पॉइंट के लिए कितने वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है 1000 वाट। सिंगल फेज या 3 फेज परिपथ में न्यूट्रल का रंग क्या होता है? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा काला। औद्योगिक विद्युत आपूर्ति से फेज की संख्या जो है वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 3। घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इसका सही जवाब हो जाएगा एमसीबी। किस प्रकार के कंड्यूट पाइप का उपयोग औद्योगिक वायरिंग में की जाती है? इसका सही जवाब होगा जस्तीकृत दृढ़ कंड्यूट पाइप डी का। निम्न में से कौन सा वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए प्रयुक्त मानदंड नहीं है? तो वो है घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित है वो क्या है? तो कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। यदि एक एकल फेज 230 वोल्ट 48 इंच 120 मिलीमीटर छत के पंखे को 120 वोल्ट पर संचालित किया जाए तो क्या हो जाएगा? तो वो होगा वह धीमी गति पर चलेगा। बार बार वायरिंग में किसी बहुमंजिले भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन जो है वो क्या है? तो वो है 3 फेज प्लग इन बॉक्स बी। यदि किसी गोदाम की वायरिंग में 6 बल्ब स्थापित कर रहे हैं तो हमें आवश्यक होगी। क्या है? आवश्यक होगी तो वो हो जाएगा 1 SPST तथा 5 द्विमार्ग स्विचेज। 1 SPST तथा 5 द्विमार्ग स्विचेज। किसी केबल की सामान्य धारा क्षमता 16 एम्पियर है। यदि धारा समृद्ध अतिरिक्त रक्षण के लिए प्रचित है तो केबल की धारा क्षमता खाली स्थान होगी। और इसका सही आंसर हो जाएगा 20 एम्पियर। एमसीबी में निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बंद अत्यधिक धारा से बचाव के लिए। विद्युत वायरिंग के लिए किस नियम का पालन करना चाहिए? आंसर हो जाएगा भारतीय विद्युत नियम 1956। 4 किलोवाट के ऊपर के लोड के लिए खाली स्थान फेज की व्यवस्था होनी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा 3 फेज की व्यवस्था होनी चाहिए। घरेलू वायरिंग में एलओ का उपयोग तार की दिशा को खाली स्थान बदलने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा 90 डिग्री बदलने के लिए किया जाता है। विद्युत वायरिंग में अधिकतर किस धातु के तार उपयोग किए जाते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा वो है एल्युमिनियम का। भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार प्रति दीप्त लैंपों के लिए कितने वाट शक्ति निर्धारित की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा 40 वाट। कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके नियंत्रण में होता है? सही जवाब हो जाएगा अति धारा डिवाइस नियंत्रण में, मोटर कंट्रोलर नियंत्रण में, कंट्रोल सर्किट उपकरणों के नियंत्रण में, उपरोक्त में से सभी। डीन रेल लगाए जाते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सी। जिस सर्किट ब्रेकर में कई अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं होता है वह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सामान्यतः बस बार को खाली स्थान से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा बी 2.75 मीटर। एक घरेलू विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो कि सील होता है दिया जाता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऊर्जा मीटर के बाद। बार बार वायरिंग से किसी बहुमंजिले भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन जो है वो क्या है? तो 3 फेज प्लग इन बॉक्स बी हो जाएगा। ये था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पार्ट 2 में पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा जल्द ही। तो हमारे चैनल पर बने रहें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।